नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। चैप्टर 21 to 30। इस प्रायोजित अध्याय के लिए नो नेम रिक्वायर्ड को विशेष धन्यवाद। आशा है आप सभी को नई वेबसाइट पसंद आएगी। जल्द ही एक और अध्याय आने वाला है। यहीं पर कहानी का अंत सस्पेंस के साथ समाप्त होता है। ही ज़ोक्सो अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित न करने और गोपनीयता बनाए रखने के लिए रक्षक बेई ने लिन फैंग को एक दूसरे कमरे में स्थानांतरित करने का फैसला किया था, जो साधारण शिष्यों के लिए ही बनाया गया था, लेकिन वह जंगल में स्थित था, कई शिष्यों से बहुत दूर। लिन फैंग और इंतजार नहीं कर सका और हान मान की ओर चल पड़ा। जब वह उसके नए प्रशिक्षण कक्ष के पास से गुजरा तो उसने उस पर एक नजर भी नहीं डाली और आगे बढ़ता रहा। लिन फैंग ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक शिष्य आश्चर्यजनक रूप से अपने प्रशिक्षण कक्ष के दरवाजे पर इंतजार करता हुआ दिखाई दिया। लिन फैंग को गुस्सा आ रहा था क्योंकि वह कमरा गुप्त रखा जाना चाहिए था। वह शिष्यों का पवित्र प्रशिक्षण स्थल था। लिन फैंग को किसी के आने की उम्मीद नहीं थी, तो उन्हें कैसे पता चला कि वह कहाँ है। शिष्य ने तो दरवाजा खोलकर अंदर झांकने की भी हिम्मत कर ली थी। क्या पता उस कमरे में कोई निजी या गुप्त वस्तुएं हो। तुम संप्रदाय के नियमों के बारे में जानते हो, तुम्हें दूसरे शिष्यों के कमरों में जाने की अनुमति नहीं है। लिन फैंग गुस्से से उबल रहा था। वह उस शिष्य को जानता था, उसका नाम हो किंग था। वह संप्रदाय के शीर्ष 10 साधारण शिष्यों में शुमार था। वह यह सुनिश्चित करने का भी प्रभारी था कि साधारण शिष्य संप्रदाय के नियमों का पालन करें। संप्रदाय में उसकी हैसियत के कारण लिन फैंग उसे जानता था। इसके अलावा वह लिन फैंग को भी जानता था। युन हाई संप्रदाय में मोकांग लैन प्रमुख वरिष्ठों में से एक थे। उनका उच्च पद था। वे ये सुनिश्चित करने के लिए भी उत्तरदायी थे कि संप्रदाय के नियमों का सभी लोग पालन करें। युन हाई संप्रदाय में संप्रदाय के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कई लोग थे। कुछ साधारण शिष्यों पर नजर रखते थे और कुछ विशिष्ट शिष्यों पर। हो किंग अक्सर संप्रदाय के नियमों को बनाए रखने के प्रभारी शिष्य के रूप में प्राप्त अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता था। हालांकि लिन फैंग ने उससे संप्रदाय के सबसे पवित्र नियमों में से एक को तोड़ने की हिम्मत करने की उम्मीद नहीं की थी। बेशक मुझे वह नियम पता है, लेकिन तुम्हारे जैसे निकम्मे पर ऐसा नियम लागू करने की जरूरत नहीं है। हो किंग सुस्त सा लग रहा था। वह लिन फैंग की आंखों में सीधे नहीं देख रहा था। उसके मन में लिन फैंग अब भी वही निकम्मा था जो 5वें स्तर पर था। मेरे पीछे आओ, हो किंग ने कहा। मेरे पास समय नहीं है। लिन फैंग फिर चलने लगा। हान मान अभी भी घायल था और अपनी दवाइयों का इंतजार कर रहा था। जब उसके पास करने के लिए और भी जरूरी काम थे तो वह हो किंग को क्यों महत्व देता। लिन फैंग को अपनी ओर न देखते देख हाउ किंग दंग रह गया। वह क्रोधित हुआ और अचानक गायब हो गया। अचानक तेज हवा चलने लगी और लिन फैंग के सामने एक आकृति दिखाई दी। वह हो किंग थी। हो किंग को अपनी फुर्ती तकनीक पर बहुत गर्व था, क्योंकि वह जानता था कि यह कितनी शक्तिशाली है, खासकर जब उसने लिन फैंग को भौहें चढ़ाते देखा। वह निकम्मा व्यक्ति स्पष्ट रूप से इतनी बेहतरीन क्षमताओं को देखकर हैरान था। पंथ के एक वरिष्ठ सदस्य आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आप नहीं जा रहे हैं? हो किंग ने उपहास भरे लहजे में कहा, मानो लिन फैंग ने खुद को मूर्ख साबित कर दिया हो। कोई एल्डर मुझसे मिलना चाहता है। लिन फैंग ने हैरानी से कहा, क्या यह जीवन मरण के अखाड़े में हुई हत्या की वजह से था? असंभव, उसने तो उन सभी को मार डाला था जो उसकी असली पहचान जानते थे। क्या यह झांगू की खाई पर हुई घटना की वजह से था? असंभव, रक्षक कुंग नहीं चाहते थे कि यह खबर संप्रदाय में फैले। रक्षक बेई भी ऐसा नहीं चाहते थे। वे निश्चित रूप से हो किंग को इसके बारे में नहीं बताएंगे और न ही उसे लिन फैंग को लेने भेजेंगे। वे ये भी जानते थे कि हो किंग का हान मान से कोई काम होगा। एक बुजुर्ग व्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से लिन फैंग से मिलना चाहता था और मना करने का कोई कारण नहीं था। थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी वापस आता हूँ, लिन फैंग ने हो किंग से कहा और चला गया, जिससे हो किंग एक बार फिर हैरान रह गया। उस लड़के को पता चल गया था कि एक बड़े उससे मिलना चाहते हैं और उसने संप्रदाय के एक बड़े को इंतजार कराने की हिम्मत की। हो किंग गुस्से से आग बबूला हो गया, लेकिन फिर उसे याद आया कि लिन फैंग को आखिरकार सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा, इसलिए ये तो बस समय की बात थी। लिन फैंग जितनी जल्दी हो सके हान मान के कमरे में गया और उसे 3 गोलियां दी। हान मान ने खुशी खुशी उन्हें ले लिया और तुरंत निकल लिया। लिन फैंग ने अपने दोस्त को अपनी 3 अनमोल गहन उपचार की गोलियां इसलिए दी थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके शरीर में कोई भी घाव बाकी न रह जाए। वह उसके ठीक होने का इंतजार करते हुए बिस्तर के पास बैठ गया। लिन फैंग, क्या तुम रसातल की कगार पर गए थे? जिंग यून ने अनिश्चितता से लिन फैंग की ओर देखते हुए पूछा। लिन फैंग ने सिर हिलाया। वह हान मान या जिंग यून से झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन जब उसे रक्षकों के शब्द याद आए तो वह बिना कुछ बोले केवल सिर हिला सका। जिंग यून को लिन फैंग के चेहरे के भाव देखकर ही पता चल गया था कि वह सफल हो गया है। जिंग यून को किसी तरह यह एहसास हो गया था कि वह खाई के किनारे गया, कुछ गोलियां खाई और वापस आ गया। उसे यह भी पता था कि अगर कोई परीक्षा पास कर सकता है तो वह लिन फैंग ही होगा। हान मान को ऐसा महसूस हुआ मानो किसी अज्ञात स्रोत से उसके शरीर में लहरें उठ रही हों। उसने आंखें खोली और हैरानी से लिन फैंग की ओर देखा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे ऐसे अद्भुत मित्र पाकर बहुत खुशी हुई। वह महसूस कर सकता था कि अनगिनत गर्म ऊर्जा की लहरें लगातार उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थीं। लिन फैंग, धन्यवाद, हान मान ने कहा। लिन फैंग के साथ बिताए थोड़े समय में ही यह स्पष्ट हो गया था कि वे सच्चे मित्र हैं। हान मान ऐसे मित्र का नाम हमेशा अपने दिल में संजो कर रखेगा।
यदि कभी स्वर्ग लिन फैंग को दंडित करने की धमकी दे तो उसे पहले हान मान को उसकी जगह दंडित करना होगा। कितना सच्चा दोस्त। उसने जिंग फैंग को मार डाला और अकेले ही इसके परिणाम भुगतने को तैयार था। उसने खूंखार जंगली जानवरों को अकेले ही मारकर भी उनके साथ कीमती चीजें साझा की। उसने जियांग हुआई और जिंग हाओ को भी अकेले ही मार डाला और फिर अपने दोस्त हान मान को बचाने के लिए वह खाई के किनारे तक गया और परीक्षा भी पास की। इस दुनिया में ऐसा कोई मिलना मुश्किल है जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इतना कुछ करे जिसे वह इतने कम समय से जानता हो। लिन फैंग सचमुच अपनी सभी दोस्ती और अपने दोस्तों को बहुत महत्व देता था। कुछ समय बाद हान मान को महसूस हुआ कि उसका शरीर लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुका है। उसे ये भी महसूस हो रहा था कि उसका शरीर अभी भी ठीक हो रहा है। अब कोई दर्द नहीं था, बस त्वचा पर सुई चुभने जैसा एहसास हो रहा था। वह आश्चर्यजनक रूप से इतनी जल्दी ठीक हो गया था। जिंग यून ने देखा कि हान मान कितनी जल्दी ठीक हो रहा था और उसके चेहरे के निशान गायब हो गए थे। वह इस बात से हैरान थी कि उन शक्तिशाली उपचार गोलियों ने शरीर पर कितनी जल्दी असर किया और वे कितनी असरदार थीं। ये गोलियां वाकई बहुत कारगर हैं। रक्षकों से यही उम्मीद थी। हान मान को इतनी जल्दी ठीक होते देख लिन फैंग ने सोचा। लिन फैंग मुस्कुरा रहा था और आखिरकार उसे थोड़ा सुकून मिला। हान मान, चूंकि तुम इतनी जल्दी ठीक हो रही हो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि मुझे एक जरूरी काम में शामिल होना है। जाने से पहले लिन फैंग ने जार से 3 गोलियां निकाली और जिंग यून को देते हुए कहा, जिंग यून, अगर उसके घाव पूरी तरह ठीक नहीं होते हैं तो तुम्हें तुरंत उसे ये 3 शक्तिशाली उपचार की गोलियां देनी होंगी। इस काम के लिए मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। लिन फैंग, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। जिंग यून ने तीनों गहन उपचार की गोलियां ली और फिर लिन फैंग के जाने तक उसे देखती रही। लिन फैंग हो किन के पीछे पीछे तूफानी घाटी और उससे भी सटीक कहें तो जीवन मरण के अखाड़े की ओर जा रहा था। लिन फैंग ने देखा कि अखाड़े के चारों ओर कई शिष्य जमा थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ होगा और युद्ध की कोई आवाज न होने के बावजूद वे सब इस जगह पर क्यों इकट्ठा हुए थे। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह सोच रहा था कि कौन सा बुजुर्ग उससे मिलना चाहता है और किस कारण से। कुलपति महोदय एल्डमो, मैं लिन फैंग को लेकर आया हूँ। हो किन ने आदरपूर्वक लिन फैंग को जीवन मरण के अखाड़े में ले जाते हुए कहा। ये हमारे यूनहाई संप्रदाय के कुलपति नान गोंडलिंग और महान बुजुर्ग मोकांग लैन है। ये शब्द सुनकर लिन फैंग का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने महत्वपूर्ण लोग उससे मिलने आएंगे और उन्होंने उसे सीधे बुलाया था। उसने चारों ओर देखा तो उसे चू झान पेंग और लिन कियान नजर आए। लिन कियान ने ठंडी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। वह यहाँ क्या कर रही है? लिन फैंग, क्या तुम्हें अपने किए गए अपराधों का ज्ञान है? मोशी ने अपनी आंखों में एक भयावह भाव लिए लिन फैंग से पूछा। वरिष्ठ, मुझे समझ नहीं आ रहा, लिन फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा और उसकी पीठ से ठंडा पसीना टपक रहा था। मोशी संप्रदाय में एक सम्मानित वरिष्ठ थे। लिन फैंग को लगा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तुम्हें समझ नहीं आता, तुम एक शिष्य हो और बड़ों की बात नहीं समझते। तुम अपने भाई बहनों को चोट पहुंचाते हो, बड़ों और श्रेष्ठों का अपमान करते हो। तुम यूनहाई संप्रदाय के लिए कलंक हो। तुम कलंक हो, तुम कचरे हो। मोशी ने चूजान पेन के साथ हुए समझौते के चलते लिन फैंग की इज्जत बचाने के लिए आरोपों को बड़ा चढ़ाकर पेश किया और उसे अपमानित भी किया। क्योंकि लिन फैंग एक साधारण शिष्य था, इसलिए चूजान पेन से कोई सवाल नहीं करता कि वह उसे कैसे ठिकाने लगाना चाहता है। कोई भी यूनहाई संप्रदाय के मुखिया को चिंतित नहीं करना चाहता था। उसने सबके सामने इन सभी आरोपों को बड़ा चढ़ाकर पेश किया था और उसका इरादा लिन फैंग को यूनहाई संप्रदाय से निष्कासित करवाना था। उसने ये सुनिश्चित किया था कि वह जितना संभव हो उतना दबाव डाले ताकि एक साधारण शिष्य उसके आरोपों का खंडन न कर सके। कलंक, निकम्मे, यूनहाई संप्रदाय की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हो। लिन फैंग की आंखों में हैरानी झलक रही थी। फिर उसने लिन कियान की ओर देखा और समझ गया कि क्या हो रहा है। हालांकि वह एल्डर मोशी को समझ नहीं पा रहा था और यह भी कि वह लिन कियान का पक्ष क्यों ले रहे हैं। भले ही लिन फैंग कोई प्रसिद्ध शिष्य नहीं था, फिर भी वह संप्रदाय का शिष्य था। तुम लोग चुप क्यों हो? तुम सब देख सकते हो कि वह कितना दोषी है, क्योंकि वह इन आरोपों का खंडन करने को तैयार नहीं है। मोशी ने ठंडे लहजे में लिन फैंग की ओर देखते हुए कहा, जो चुप रहा। गुरुजी, आपने मुझ पर कई आरोप बिना सबूत के ही लगा दिए। मैं तो बस एक साधारण शिष्य हूं और जाहिर है कि यूनहाई संप्रदाय के सर्वशक्तिमान और सम्मानित गुरुओं के लिए आम लोगों की बातों का कोई महत्व नहीं है। अगर मैं अपनी बेगुनाही साबित भी कर दूं तो भी इतने बुद्धिमान, सर्वज्ञानी और सर्वदृष्टि वाले गुरु ने मुझे पहले ही दोषी मान लिया है। क्या मुझे कुछ कहने की जरूरत है? कितनी धृष्टता है? मोशी चिल्लाया, जिसे लिन फैंग से ऐसे तीखे शब्दों की उम्मीद नहीं थी। लिन फैंग ने सचमुच साधारण शिष्यों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और बड़ों द्वारा बिना किसी सबूत के किसी पर भी आरोप लगाने की बात कही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की? मैं संप्रदाय के वरिष्ठ सदस्यों में से एक हूँ। संप्रदाय में मेरा कर्तव्य है कि मैं शिष्यों से उनके अपराधों के बारे में पूछताछ करूं। क्या तुम्हें यह एहसास भी है कि संप्रदाय के वरिष्ठ सदस्य से बहस करना अपने आप में एक अपराध है? अगर मैं एक शब्द भी न बोलूं तो आप इसे मेरे द्वारा आपके सभी आरोपों को स्वीकार करने के रूप में मान लेते हैं। लेकिन जब मैं बोलने का विकल्प चुनता हूं तो आप मुझ पर एक ऐसे वरिष्ठ के विरुद्ध जाने का आरोप लगाते हैं जो अपना कर्तव्य निभा रहा है। मैं, लिन फैंग, ऐसे पक्षपाती वरिष्ठ से पूछना चाहता हूं कि आप आखिर किसके लिए काम कर रहे हैं? क्या मालिक अपने आज्ञाकारी पालतू कुत्ते से दूर भटक सकता है? लिन फैंग चिल्लाया। जब मोशी लिन फैंग पर आरोप लगाने आया तो वह उसके किए गए अपराधों को लेकर इतना आश्वस्त था मानो उसने उन्हें अपनी आंखों से देखा हो। उसका मन नहीं बदल सकता था। उसे लगता था कि लिन फैंग ने संप्रदाय को कलंकित किया है। उसने लिन फैंग के साथ एक जानवर जैसा व्यवहार किया। लिन फैंग जानता था कि मोशी चाहे कुछ भी करे, उसके लिए मुश्किलें खड़ी करेगा।
चुप रहना भी एक अपराध होता, लेकिन बहस करना भी एक अपराध होता। जब वह हर हाल में दोषी था तो उसे अपने कार्यों को रोकने की क्या जरूरत थी। पूरी भीड़ और संप्रदाय के सभी सदस्यों के सामने लिन फैंग ने मोशी को नीचा दिखाया और जरा भी भयभीत नहीं हुआ। आज का आखिरी अध्याय। कल फिर से गुलामी का दिन है, लेकिन संभव हो तो मैं इसे 2-3 अध्यायों तक ही सीमित रखने की कोशिश करूंगा। आप सभी समर्थकों का विशेष धन्यवाद और इस अध्याय को प्रायोजित करने के लिए मेटाजोन का विशेष रूप से धन्यवाद। आप सभी ने मुझे बहुत अपनापन महसूस कराया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पेन को भी उतना ही समर्थन देंगे जितना मुझे दिया है। आपने इस उपन्यास के अनुवाद के मेरे अनुभव को सचमुच बेहद आनंददायक बना दिया है और इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ज़ोक्सो, तो धन्यवाद। पेश है एक और रोमांचक मोड़। आनंद लीजिए। वह आदमी वाकई बहादुर है। वह एक बुजुर्ग से पलटकर जवाब देने की हिम्मत रखता है। वह एक पागल आदमी है जो बेपरवाह होकर काम करता है। ऐसा लगता है जैसे वह जीने से थक गया है। भीड़ जोर जोर से बातें कर रही थी और दया भरी निगाहों से देख रही थी। जाहिर है उन्होंने लिन फैंग से इतनी हिम्मत की उम्मीद नहीं की थी कि वह सीधे एक बुजुर्ग से भिड़ जाए। 9 बादलों के महाद्वीप में संप्रदाय के लिए यह एक समृद्ध युग था। संप्रदाय इतना शक्तिशाली था कि वह खुद को लगभग एक राष्ट्र कह सकता था। वे जहां भी जाते शांति या विनाश ला सकते थे और किसी को कोई आपत्ति नहीं होती थी। संप्रदाय के भीतर सत्ता के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। पदानुक्रम अत्यंत कठोर था। सर्वप्रथम साधारण शिष्य और कुलीन शिष्य थे जो संप्रदाय के शुरुआती सदस्य थे। फिर साधारण वरिष्ठ और महावर थे। साधारण सबसे निचला पद था, चाहे वह वरिष्ठ हो या शिष्य। संप्रदाय में प्रत्येक की अपनी अपनी भूमिका थी और कोई भी पदानुक्रम के विरुद्ध नहीं जाता था। लिन फैंग एक साधारण शिष्य था, बस इतना ही। संप्रदाय में मोशी और लिन फैंग के बीच सामाजिक स्थिति में बहुत बड़ा अंतर था। अगर मोशी लिन फैंग को जीवित रखना चाहता तो वह जीवित रहता, अगर मोशी लिन फैंग को मरवाना चाहता तो वह मर जाता। यही उन दोनों के बीच का अंतर था। मोशी को गहरा सदमा लगा और शर्मिंदगी भी हुई क्योंकि लिन फैंग ने सीधे तौर पर उसके खिलाफ बोलकर उसे मूर्ख बना दिया था। हो किन, क्या किसी संप्रदाय के वरिष्ठ का विरोध करना अपराध है? मोशी ने लिन फैंग को घूरते हुए और बिना हिले डुले कहा। किसी आदरणीय गुरु के विरुद्ध तर्क करना सबसे बड़ा अपराध है और उसे संप्रदाय से निष्कासित कर देना चाहिए। इतने उच्च सम्मान वाले गुरु का अपमान करने के लिए उसकी साधना शक्ति को क्षत विक्षत कर देना चाहिए और फिर संप्रदाय में उसका पद रद्द कर देना चाहिए। मोशी ने कहा। होकिन मोशी की बात कैसे नहीं समझ पाया। वह इतने बड़े अवसर को कैसे गंवा सकता था। महामहिम, होकिन का मानना है कि लिन फैंग उन सभी अपराधों का दोषी है जिनका उस पर आरोप लगाया गया है। उसे अपनी साधना को कमजोर कर देना चाहिए और संप्रदाय से निष्कासित कर देना चाहिए। उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। कोई जरूरत नहीं, उसने इतनी मेहनत करके ये मामूली हुनर हासिल किए हैं, हमें उस बेचारे पर तरस खाना चाहिए। बस जाओ और उसकी एक बांह काट दो, फिर तुम उसे संप्रदाय से निकाल सकते हो। मोशी ने उदार स्वर में कहा, मानो वह लिन फैंग पर मेहरबानी कर रहा हो। कितना क्रूर है। लिन फैंग उससे नफरत करता था। उसे लगा कि मोशी अन्याय कर रहा है। उसी क्षण मोशी का नाम लिन फैंग की सूची में जुड़ गया था और जब तक लिन फैंग जीवित था मोशी का खून अवश्य बहेगा। लिन फैंग पर कई अपराधों का आरोप था, उसे संप्रदाय से निकाल दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे तुरंत लिन कियान को उपहार के रूप में सौंप दिया जाएगा। उसे डर था कि अगर लिन कियान और वह घिनौना युवक उसे पकड़ लेते हैं तो वे उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वे स्पष्ट रूप से उसकी जान लेने आए थे। दरअसल लिन फैंग ने ठीक यही अनुमान लगाया था। चूंकि उन्होंने उसके पीछे एक वरिष्ठ अधिकारी को भेजा था, इसलिए स्थिति पहले से ही निराशाजनक थी। अगर वह बात मानता तो भी उसकी मौत हो जाती, विरोध करता तो भी उसकी मौत हो जाती। साधना के मार्ग पर जिनके पास पर्याप्त शक्ति और प्राकृतिक प्रतिभा नहीं होती, वे मर जाते हैं। संप्रदाय भी भरोसेमंद नहीं है और अब उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लिन फैंग का हृदय एक दर्पण की तरह था। इस दुनिया में जो कुछ भी हुआ, जिस पर भरोसा किया जा सकता है वह है आपकी अपनी शक्ति। ये क्षण लिन फैंग की इस दुनिया के प्रति धारणा को और भी पुख्ता कर रहा था। एक वरिष्ठ ने झूठे आरोपों के आधार पर उसकी बांह काटकर उसे संप्रदाय से निष्कासित करने की कोशिश की, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिन फैंग ने नानगोन लिंग की ओर देखा। संप्रदाय के मुखिया ने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा था। वह इस घटनाक्रम का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद को अलग कर लिया था। हर काम के लिए ताकत और स्वाभाविक प्रतिभा की जरूरत होती है। फिलहाल मुझमें ताकत नहीं है, जिसका मतलब है कि मुझे अपनी असली प्रतिभा को सामने लाना होगा। लिन फैंग के मन में तेजी से विचार आए। अगर कोई और रास्ता नहीं निकला तो मुझे वही करना होगा जो मैंने झांगू की खाई में किया था। जब उसने ढोल बजाना शुरू किया तो संप्रदाय के 2 रक्षक प्रकट हुए और उसे व्यक्तिगत रूप से संप्रदाय तक वापस ले गए। लिन फैंग को अभी भी संदेह था क्योंकि उसने जो परीक्षा उत्तीर्ण की थी वह आसान थी। परीक्षा, जैसा कि उसने शुरू में सोचा था, आसान नहीं थी। रक्षकों की दयालुता के कारण उसने खुद को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि परीक्षा आसान थी। उस समय हो किन बुरी मंशाओं के साथ लिन फैंग के सामने खड़ा था। कई लोग उन्हें घूर रहे थे, यहाँ तक कि कुछ महान गुरु भी एक साधारण शिष्य के इस कृत्य को तिरस्कार भरी निगाहों से देख रहे थे। हो किंग एक ही समय में घबराया हुआ और उत्साहित महसूस कर रहा था। ये गुरुओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक शानदार अवसर था। बेकार आदमी, तू अपनी बांह खुद काट सकता है। मेरी और तेरी ताकत में बहुत बड़ा अंतर है। मुझे नहीं लगता कि तुझसे लड़ने का कोई फायदा है, हो किंग ने घमंड भरे लहजे में कहा। लिन फैंग ने हो किंग की चमकती आंखों को देखा और झुंझला गया। हो किंग का व्यक्तित्व मजबूत नहीं था। सर्वश्रेष्ठ साधारण शिष्यों में से एक होने के बावजूद वह एक दयनीय कमजोर व्यक्ति था। मैं देखना चाहूंगा कि तुम मेरी बांह कैसे काटने की योजना बना रहे हो।
लिन फैंग ने अपनी तलवार म्यान से निकालते हुए कहा और उसे मजबूती से अपने सामने पकड़ लिया। वह शांत भाव से खड़ा था और अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। वह एक अडिग पर्वत की तरह था, उसमें जरा भी भय नहीं बचा था। हाँ, अगर ऐसा ही होना है तो मैं बड़ों को दिखा दूंगा कि तुम सचमुच निकम्मे हो, हो किंग ने कहा, जो स्पष्ट रूप से जानता था कि लिन फैंग अपना हाथ खुद नहीं काटने वाला। कुछ देर पहले ही उसने लिन फैंग को अपमानित किया था और खुद को दयालु दिखाने की कोशिश की थी, जिसका बड़ों पर गहरा असर पड़ेगा। डांसिंग विंड एजिलिटी टेक्निक। हो किंग पलक झपकते ही गायब हो गया। हवा में नाचने की कला, फुर्ती की तकनीक। उसने अपनी फुर्ती की तकनीक में महारत हासिल कर ली थी। उसकी चाल इतनी तेज थी मानो वह हवा पर नाच रहा हो। मेरे साथी शिष्य हो किंग 10 सर्वश्रेष्ठ साधारण शिष्यों में से एक है। साधारण शिष्यों में उनकी चपलता की तकनीक असाधारण है। लिन फैंग भला उनसे कैसे मुकाबला कर सकता है? वह आदमी अभी भी खड़ा होकर इतना शांत दिख सकता है। वह मौत को बुला रहा है, ये लड़ाई तो पहले ही खत्म हो चुकी है। भीड़ हवा की तरह फुर्तीले हाउ किंग को देख रही थी। भीड़ में शोर मच रहा था। हाउ किंग सर्वश्रेष्ठ साधारण शिष्यों में से एक था। जब वह अपनी फुर्तीली तकनीकों का इस्तेमाल करता था तो उससे ऊंचे दर्जे के लोग भी उसकी गति का मुकाबला नहीं कर पाते थे। जब मो शी ने हो किंग की फुर्तीली तकनीक देखी तो उनके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था मानो हो किंग की शक्ति फिर से बढ़ गई हो। उन्हें आशा थी कि अगले वर्ष की शुरुआत तक हो किंग संप्रदाय के 5 सर्वश्रेष्ठ साधारण शिष्यों में से एक बन जाएगा, जिससे गुरु के रूप में मोशी की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। मोशी ने कभी इस सवाल को तर्कसंगत नहीं माना था कि हो किंग लिन फैंग को हरा पाएगा या नहीं। लिन फैंग केवल 8वें ची स्तर पर था। उसका अनुमान था कि हो किंग द्वारा उसकी बाह पकड़ने से पहले लिन फैंग केवल 3 चालें ही चल पाएगा और लिन फैंग को हो किंग की चालों का पता भी नहीं चलेगा। वहां मौजूद लोगों में से दुख की बात है कि केवल लिन फैंग ही जीत की उम्मीद कर रहा था, बाकी सभी लिन फैंग का खून देखने को तैयार थे। वह एक हाथ में तलवार पकड़े हुए पहाड़ की तरह स्थिर खड़ा था। हो किंग बेहद फुर्तीली थी और लिन फैंग के चारों ओर लगातार इधर उधर नाच रही थी। उसी क्षण तेज सीटी जैसी हवा चलने लगी और लिन फैंग के वस्त्र हवा में झंडे की तरह लहराने लगे। उनके लंबे बाल चारों ओर उड़ रहे थे, फिर भी वे स्थिर रहे। अचानक हो किंग की आकृति फिर से गायब हो गई। यह अंत है। साथी शिष्य हो किंग की चपलता तकनीकें इतनी असाधारण है कि कुलीन शिष्य भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। लड़ाई शुरू भी नहीं हुई थी कि भीड़ ने पहले ही निष्कर्ष निकाल लेना शुरू कर दिया था। सभी ने देखा कि लिन फैंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। वह शांत महसूस कर रहा था और उसके चारों ओर हो किंग के नृत्य से उत्पन्न हवा से उसके वस्त्र अभी भी लहरा रहे थे। उसकी सांसें स्थिर थीं और उसका हृदय शांत था। अचानक उसने सांस लेना बंद कर दिया और अपनी सारी इंद्रियों को अपने प्रतिद्वंद्वी के वर्तमान स्थान पर केंद्रित कर दिया। लिन फैंग की तलवार अचानक हिल उठी। उसकी तलवार हवा में ऐसे नाच रही थी मानो वह हो किंग की कला की नकल कर रहा हो। वह शांत भाव से भरा हुआ, बेहद सुंदर और फुर्तीला दिख रहा था। आह! लिन फैंग के सिर के ऊपर से एक तेज चीख सुनाई दी। अचानक वातावरण में एक दमनकारी ऊर्जा भर गई और वहां मौजूद कई लोग चौंक गए। बहुत दुर्बल। लिन फैंग ने बस यही 2 शब्द कहे। उसकी तलवार अब भी चमक रही थी और बेदाग थी। इसके तुरंत बाद पूरी भीड़ ने चारों ओर खून के छींटे उड़ते देखे। पूरी भीड़ सदमे से हौंफ रही थी। वे जो देख रहे थे वह अकल्पनीय था। हो किंग लिन फैंग पर पलटवार करने में भी असमर्थ रहा। वह हार गया था। लिन फैंग के लिए यह एक आसान जीत थी। उसने हो किंग की फुर्ती तकनीक के दौरान एक ही वार में उसकी एक भुजा काट दी थी। यह ऐसे कैसे संभव है? लिन फैंग ने ये कैसे किया? कुछ साधारण शिष्य चिल्ला उठे। वे बेहद हैरान थे, खासकर इसलिए क्योंकि उनमें से कई ने लिन फैंग की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था और यह भी कि कई साधारण शिष्य उसे निकम्मा कहते थे। भला उसने इतनी आसानी से एक ही हमले में हो किंग की एक भुजा कैसे काट दी? इन सभी साधारण शिष्यों ने लिन फैंग के हमले को स्पष्ट रूप से नहीं देखा था, लेकिन कुलीन शिष्यों ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से देखा था। लिन फैंग ने अपनी तलवार का इस्तेमाल इतनी तेजी से किया कि उसने हवा से शक्ति लेकर हो किंग की भुजा काट दी। कई दर्शकों को ऐसा लगा मानो तलवार के पहुंचने से पहले ही हवा ने भुजा काट दी हो। एक ऐसी तलवार जो हवा से जुड़कर उसकी शक्ति सोख सकती है। क्या शिन चेन पवेलियन में ऐसी तलवारबाजी का हुनर था? नान गोन लिंग ने पूछा, क्योंकि उसने अपने जीवन में पहली बार ऐसी कोई चीज देखी थी। लिन फैंग की तलवारबाजी अद्भुत थी। उसे सचमुच परिपूर्ण कहा जा सकता था। उसने अपने हमले में जरा भी अनावश्यक शक्ति का प्रयोग नहीं किया था। उसने हवा का अनुसरण करते हुए हो किंग की एक भुजा काट दी थी। यही लिन फैंग का उद्देश्य था। अगर वह हो किंग की जान लेना चाहता तो वह किसी के प्रतिक्रिया करने से पहले ही एक ही वार में ऐसा कर सकता था। लिन फैंग ने अपनी तलवार को हवा के साथ एकीकृत करने के लिए किसी विशेष कौशल का अभ्यास नहीं किया था। यह महज एक अंतर्दृष्टि थी जो उसे झांगू की चट्टान पर प्राप्त हुई थी। उसने महसूस किया था कि तलवार, आकाश और सृष्टि में मौजूद हर चीज में एक ऐसी शक्ति होती है जिसका उपयोग किया जा सकता है। तलवार में तलवार की शक्ति होती है, हवा में हवा की शक्ति होती है। उसने बस उसी हवा की शक्ति का उपयोग किया। उसने अपनी तलवार से हवा का अनुसरण किया, जिससे तलवार और हवा का एकीकरण हुआ और फिर उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की भुजा को स्पष्ट रूप से काट दिया। क्या वो हवा की शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था? नान गोन लिंग ने इस संभावना पर विचार करते हुए पूछा, लेकिन उसने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया क्योंकि लिन फैंग केवल 8वें ची स्तर पर था। वह हवा की शक्ति का उपयोग कैसे समझ सकता था? ची स्तर का साधक तत्वों की शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता था। केवल लिंग ची स्तर तक पहुंच चुके साधक और कुछ प्रतिभाशाली साधक ही तत्वों की शक्तियों का उपयोग कर सकते थे। यदि ची स्तर का कोई साधक उन शक्तियों का उपयोग करना चाहता था तो वह केवल अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करके ही
ऐसा कर सकता था। एक साधक केवल अपनी आत्मा का उपयोग करके ही शक्तियों का प्रयोग कर सकता था, लेकिन उस लड़ाई के दौरान लिन फेंग ने अपनी आत्मा को बिल्कुल भी मुक्त नहीं किया था। वो निकम्मा तो ताकतवर हो गया है, इसमें कोई हैरानी नहीं कि वो पागल हो गया, लेकिन मेरी नज़र में वो निकम्मा पहले जैसा ही है, आज भी निकम्मा ही है, आज भी ये नहीं बदलेगा। लिन कियान ने ये सोचा, जिसने लिन फेंग को एक ही वार में अपने प्रतिद्वंदी का हाथ काटते हुए देखा था। वो लिंची स्तर पर थी और उसकी आत्मा दिन ब दिन मजबूत होती जा रही थी और जागृति के कगार पर थी। उसके पास बर्फ और आग की सार्वभौमिक आत्मा थी। वो छोटा सा निकम्मा लिन फेंग उसके सामने कुछ भी नहीं था। उस क्षण मोशी बेहद शर्मिंदा दिखे। उन्होंने हो किन को लिन फेंग का हाथ काटने का काम सौंपा था और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि लिन फेंग एक ही वार में हो किन का हाथ काट देंगे। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। लिन फेंग को मरना ही था। लिन फेंग ने सबका ध्यान नहीं खींचा। वह पहले की तरह ही शांत दिख रहा था। उसने अपनी तलवार को बड़ी सावधानी से म्यान में रख दिया था। उसने जमीन पर घुटनों के बल बैठे हुए हो किन को देखा और उसे जरा भी दया नहीं आई। वह बस ऐसे ही स्थिर बैठा रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। साधारण शिष्यों की श्रेणी में शीर्ष 10 में से एक। ये स्पष्ट है कि जब आपने कहा कि मैं लड़ने लायक नहीं हूं, तो आप अपना हाथ गंवाने के लिए तैयार नहीं थे। लिन फेंग ने हाओकिन को व्यंग्यपूर्वक देखते हुए कहा, मुझे सच में समझ नहीं आता कि आप इतने कमजोर होते हुए भी इतने घमंडी क्यों हो जाते हैं। अगर मैं आपका गुरु होता तो मुझे शर्म आती। जोसेफ जी को विशेष धन्यवाद, उन्होंने इस सीरीज को भरपूर समर्थन दिया है और वे इसके दीवाने हैं। शुरुआत से ही वे बेहद प्यारे रहे हैं। धन्यवाद ज़ोक्सो। आज जिन 2 अध्यायों को प्रायोजित किया गया है उनमें से यह पहला है। कल की तरह मैं आज देर रात तक नहीं जागूंगा क्योंकि मुझे काम है, इसलिए अब से सभी दान सप्ताह के दौरान प्रायोजित अध्यायों को ही दिए जाएंगे। TL नोट, किसी को बदनाम करना और फिर उसे फांसी पर लटका देना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है किसी को ऐसी बदनामी देना जिसे वह बाद में मिटा न सके। मुझे इसे कहने का कोई और तरीका नहीं सूझा। आशा है आप सभी को पसंद आएगा। अगला वीडियो लगभग 45 मिनट में आ जाएगा, बस मुझे इसे संपादित और प्रूफरीड करना बाकी है। होकिन अपने दूसरे हाथ से उस घाव को ढके हुए था जहां कभी उसकी बाह हुआ करती थी। घाव से खून लगातार बह रहा था और उंगलियों से रिसकर जमीन पर एक छोटा सा तालाब बना रहा था। वह बेहद डरा हुआ लग रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अपनी बाह कैसे खो दी। यह दृश्य इतना भयावह था कि किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तुम्हारा तो भाग्य ही होगा। अगर तुम्हारा भाग्य इतना अच्छा न होता तो, होकिन ने लिन फेंग को घूरते हुए कहा। उस समय भी उसे यकीन था कि लिन फेंग ने उसे नहीं हराया है और उसकी ताकत उससे कहीं कम है। तलवार घुमाते समय जो कुछ भी हुआ वह तो बस संयोग ही था। उसे कैसे पता चला कि होकिन कहाँ है? लिन फेंग तो बस भाग्यशाली था और हवा में वार करते करते गलती से उसकी बाह पर वार कर दिया। होकिन अकेला ऐसा नहीं सोच रहा था। भीड़ में मौजूद कई आम शिष्यों के मन में भी यही विचार था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि लिन फेंग ने होकिन को इतनी तेज गति से चलते हुए देख लिया और एक ही वार में उसकी बाह काट दी। मैं वाकई बहुत भाग्यशाली हूँ। लिन फेंग एक पल के लिए हैरान हुआ, फिर मुस्कुराया और जवाब दिया। उसे वाकई में बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि उसे होकिन को नीचा दिखाने का यह अवसर मिला। अगली बार मैं तुम पर रहम नहीं करूंगा और तुम्हें पलटवार का कोई मौका नहीं दूंगा, होकिन लड़खड़ाते हुए चलते हुए बोला। वह लिन फेंग से दूर हटकर शिष्यों की भीड़ में से निकल गया। उसका हाथ साफ साफ कट गया था और यह ऐसी चोट नहीं थी जिसे बिना चिकित्सा सहायता के छोड़ा जा सके। उसके घाव को जल्द से जल्द चिकित्सा सहायता की आवश्यकता थी, अन्यथा वह अपने हाथ के साथ अपनी जान भी गंवा देगा। वह इतना खून खो चुका था कि उसके लिए खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। मुझे उम्मीद है कि तुम इतनी मूर्खता नहीं करोगे कि मुझे अगली बार के लिए चुनौती दो, लिन फेंग ने बेबसी से सिर हिलाते हुए कहा। होकिन अब भी अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रहा था और लिन फेंग की जीत को भाग्य बता रहा था। ऐसे स्वभाव के साथ वह बदला लेने के लिए वापस आएगा और अंत में अपना दूसरा हाथ भी गंवा देगा। तुमने संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन होने पर न्याय दिलाने के प्रभारी शिष्य को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। संप्रदाय का तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं है। तुम्हारी नजरों में साफ दिखता है कि तुम हमें अपमानित करने लायक समझते हो। मोशी एक बार फिर लिन फेंग पर आरोप लगा रहा था। उस समय अपनी जरूरतों के हिसाब से उस पर हर तरह का इल्जाम लगा रहा था। मुस्कुराते हुए लिन फेंग ने मोशी से कहा, कुत्ते को बदनाम करना और फिर उसे फांसी पर लटका देना आसान है। अगर मैं आपकी बात सही समझ रहा हूं, तो आपका कहना है कि मुझे उसे अपना हाथ काटने देना चाहिए था और फिर संप्रदाय से निष्कासित हो जाना चाहिए था, और इसके अलावा मुझे संप्रदाय के प्रति अपना लगाव भी बनाए रखना चाहिए था। क्या आपको नहीं लगता कि आपका यह विश्लेषण अपने आप में हास्यास्पद और बेतुका है, एल्डर? लिन फेंग एल्डर मो को उकसा रहा था। वे सब उसकी बाह काटकर उसे संप्रदाय से निकाल देना चाहते थे और साथ ही यह भी चाहते थे कि वह संप्रदाय को उसका उचित सम्मान दिलाए। लिन फेंग मोशी की इस बात की प्रशंसा करता था कि वह इतनी मूर्खतापूर्ण बातें भी बिना किसी हिचकिचाहट के कह सकता था। कुलपति, क्या मैं पहले कही गई बातों में कुछ जोड़ सकता हूँ? लिन फेंग ने मोशी की बात को पूरी तरह से अनसुना करते हुए पूछा। अगर इस स्थिति में निर्णय लेने की शक्ति किसी के पास थी तो वह निश्चित रूप से नानगोंड लिंग ही थे। नानगोंड लिंग के चेहरे पर ऐसा भाव था जिससे पता चलता था कि वह इस युवा शिष्य में दिलचस्पी लेने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। वास्तव में उन्हें लिन फेंग और उसके कार्यों में बहुत रुचि थी। लिन फेंग न तो अभिमानी थे और न ही अधीन, न ही घमंडी और न ही विनम्र। इतनी विकट परिस्थिति में भी लिन फेंग पूरी तरह शांत और संयमित थे। महान साधक बनने और साधना के मार्ग पर तेजी से प्रगति करने के लिए यही स्वभाव आवश्यक था। आप बोल सकते हैं, नानगोंड लिंग ने सिर हिलाते हुए कहा। कुलपति, मुझे बुलाया गया था क्योंकि एक वरिष्ठ मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते थे।
आते ही मैंने सुना कि वरिष्ठ ने मुझ पर कई आरोप लगाए, विशेष रूप से संप्रदाय के नाम पर कलंक लगाने और संप्रदाय की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का। उन्होंने मुझे संप्रदाय का कलंक और एक घटिया इंसान कहा। जब मैंने अपना बचाव करने के लिए स्पष्टीकरण देने की कोशिश की तो उन्होंने तुरंत मुझे अपशब्द कहे और कहा कि मैं उनका विरोध कर रहा हूं। क्योंकि मैंने अपनी निर्दोषता साबित करने का विकल्प चुना, इसलिए वे मेरा हाथ कटवाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या वरिष्ठ मो, जिन्होंने अपने निजी मत के आधार पर निर्णय लिया, संप्रदाय पर कलंक लगाने और उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के दोषी नहीं है? नियमों का पालन सुनिश्चित करने के प्रभारी वरिष्ठ होने के नाते क्या उन्हें संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए न्याय प्रदान नहीं करना चाहिए, न कि अपने पक्षपातपूर्ण अन्याय का समर्थन करना चाहिए? लिन फैंग के तीखे और सटीक शब्दों ने पूरी भीड़ को चौंका दिया था, जिन्हें अब सचमुच यकीन हो गया था कि वह पागल हो गया है। बेशर्म, एक प्रबल ऊर्जा ने लिन फैंग को घेर लिया जहां वह खड़ा था। मो शी को लिन फैंग से इतनी नफरत थी कि वह उसे वहीं मार डालना चाहता था, इससे पहले कि इस युवा शिष्य के शब्दों से उसकी ओर बेइज्जती हो। मैं दुस्साहसी नहीं हूं। संप्रदाय आरोपों की सच्चाई जाने बिना ही मुझे त्यागना और निष्कासित करना चाहता है। फिर भी दुस्साहसी क्यों न बनूं? मैं आपसे एल्डर मो ये पूछना चाहता हूं कि जिन अपराधों का आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, उन्हें मैंने सबसे पहले किसने किया है? लिन फैंग मुस्कुरा रहा था और पूरी तरह शांत था। वह मोशी का सामना करने से नहीं डर रहा था। तुम नीच हो, तुम अपने ही परिवार के सदस्यों को चोट पहुंचाते हो, अपने बड़ों का अपमान करते हो। क्या तुम इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते? लिन कियान ने ठंडे स्वर में कहा। तो बात ऐसी है, मैं समझ गया, लिन फैंग मुस्कुराते हुए बोला। लगता है कि एल्डर मो ने मुझ पर जिन अपराधों का आरोप लगाया है, वे सब उसी ने बताए हैं। मेरी चचेरी बहन ने ही आपको ये सब बताया था, सही कहा ना? हाँ, तो क्या हुआ? मो शी ने कहा, जिसके दिल में हत्या की मंशा और भी प्रबल होती जा रही थी। भले ही लिन कियान और चुजान पेंग ने उसे जान से न मारा हो, फिर भी वे उसकी मौत की कामना करते थे। हे, चूंकि आपने स्वीकार कर लिया है एल्डर मो, तो मैं कुलपति की उपस्थिति में आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपने उसकी कहानी सुनकर मुझ पर कई अपराधों का आरोप लगाया है, लेकिन क्या आप यूनहाई संप्रदाय के एल्डर हैं या हाउ युए संप्रदाय के एल्डर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? संप्रदाय के एक सम्मानित गुरु को अपमानित करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी तुम्हारी साधना शक्ति को नष्ट कर दूंगा। यहाँ से हट जाओ, अब बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। मो शी का धैर्य टूट चुका था। लिन फैंग को उनके बारे में इस तरह बोलने देने से गुरु के रूप में उनकी प्रतिभा और प्रतिष्ठा पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। यहाँ हर कोई सही गलत जानता है। बस बात यह है कि मैं संप्रदाय का कोई कुलीन शिष्य नहीं हूँ, इसलिए मैं अपना बचाव नहीं कर सकता। केवल बलवानों का ही सम्मान होता था। अगर आप मेरी साधना को कमजोर करना चाहते हैं तो कर दीजिए, मेरे खिलाफ निराधार मनगढ़ंत आरोप लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते हुए लिन फैंग ने नानगोन लिंग को लगातार देखा। अगर नानगोन लिंग मो शी को हमला करने से रोकती तो निष्कासन के बावजूद लिन फैंग दिल से यूनहाई संप्रदाय का शिष्य बना रहता। लेकिन अगर नानगोन लिंग उसे हमला करने देती तो लिन फैंग तुरंत उन्हें झांगू की चट्टान पर हुई घटना के बारे में बता देता। फिर अफरा तफरी के दौरान लिन फैंग भाग जाता, क्योंकि उसके लिए खतरा हो सकता था और वैसे भी वह यूनहाई संप्रदाय का शिष्य नहीं रहना चाहता था। अगर संप्रदाय लिन फैंग को नहीं चाहता तो उसे संप्रदाय की क्या जरूरत थी? लिन फैंग के दिल और आत्मा में जरा भी गुलामी नहीं थी। वह जीवन भर किसी का सेवक नहीं बनेगा। नानगोन लिंग पूरी घटना पर ध्यानपूर्वक विचार कर रही थी। मो शी लिन फैंग के करीब आ रहा था और उस पर तेजी से हमला करने की तैयारी कर रहा था। नानगोन लिंग लिन फैंग के चेहरे के हाव भाव पर ध्यान दे रहा था। वह जिज्ञासा से लिन फैंग की बिल्कुल शांत आंखों को घूर रहा था। उसकी इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प अत्यंत प्रबल है। खतरे का सामना करते समय वह बिल्कुल शांत रहता है। इसके अलावा उसकी स्वाभाविक क्षमताएं भी अच्छी हैं। वह कुछ ही वर्षों में कुलीन शिष्यों में शामिल हो सकता है। वह संप्रदाय में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बन सकता है और एक दिन हमें उसकी जैसी प्रतिभा की आवश्यकता पड़ सकती है। मो शी एक सम्मानित गुरु हैं। साधना के मार्ग पर उनकी उपलब्धियां कम महत्वपूर्ण नहीं है। उनकी स्वाभाविक प्रतिभा और कड़ी मेहनत ने भी उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भविष्य में वे उच्च पद पर पहुंच सकते हैं। भले ही आज जो कुछ हो रहा है वह मो शी की गलती है, लेकिन आखिर वे गुरु हैं और मो कांगलैन के पुत्र भी हैं। नानगोन लिंग सभी घटनाओं पर विचार कर रहे थे और अत्यंत तेजी से अपनी प्रतिक्रिया की योजना बना रहे थे। वे संप्रदाय के कुलपति थे। चाहे कोई भी समस्या हो, उन्हें हमेशा चीजों को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए और किसी कार्य को करने के लाभ और हानि का आकलन करना चाहिए। यदि कोई कार्य संप्रदाय के लिए लाभदायक है तो उसे करना चाहिए, यदि वह संप्रदाय के लिए हानिकारक है तो उसे नहीं करना चाहिए। यही वह सरल सिद्धांत था जिसका पालन सभी कुलपति करते थे। उन्हें यह तो पता ही था कि मो शी ने मौजूदा समस्याओं के संबंध में गलती की है। समस्या ये थी कि अगर वे मो शी को कार्रवाई करने से रोकते तो यह उनके अपमान के समान होता। अगर वे उन्हें हमला करने देते तो संप्रदाय को बहुत बड़ा नुकसान होता। इसके अलावा उनके पास मो कांगलैन को भी ध्यान में रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वे उन्हें भी अपमानित नहीं कर सकते थे। आखिरकार मो कांगलैन संप्रदाय में महान गुरु के पद पर थे। उन्होंने संप्रदाय की वीरतापूर्ण सेवा की थी। तुलना के तौर पर लिन फैंग में निश्चित रूप से कुछ क्षमता थी, लेकिन वह वास्तव में बड़ों की तुलना में एक महत्वहीन व्यक्ति था। नानगोन लिन की झिझक देखकर लिन फैंग को संप्रदाय पर विश्वास करने के अपने फैसले पर हंसी आ गई। उसे अपनी अज्ञानता पर हंसी आई। भले ही उसने 10 सर्वश्रेष्ठ साधारण शिष्यों में से एक हो किन को हरा दिया था, फिर भी सबकी नजर में लिन फैंग एक साधारण शिष्य ही था और मो शी एक सम्मानित संप्रदाय प्रमुख थे। नानगोन लिन कैसे मो शी को लिन फैंग की वजह से शर्मिंदा कर सकता था? लिन फैंग इतना शक्तिशाली नहीं था कि उसे खुद को खतरनाक परिस्थितियों में डालना चाहिए था। उनकी नजर में ये लिन फैंग की अपनी गलती थी कि वह इतना शक्तिशाली या प्रतिभाशाली नहीं था कि उसकी रक्षा की जा सके।
नासमझ बच्चा, मो शी ने लिन फैंग के करीब आते हुए कहा। ये शब्द लिन फैंग के कानों में चुभ गए। उसकी मुस्कान ने उसके जानलेवा इरादों को उजागर कर दिया। वह लिन फैंग को जान से मारना चाहता था। वह एक साधारण शिष्य था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मो शी का विरोध करने की हिम्मत करना वाकई बहुत बड़ी लापरवाही होगी। लिन फैंग मर गया, भीड़ में मौजूद शिष्यों ने चिल्लाकर कहा। लेकिन लिन फैंग इसके लिए केवल अपनी लाचारी को ही दोषी ठहरा सकता था। कितनी अफसोस की बात है कि मैं उसकी साधना को स्वयं नष्ट नहीं कर सकती, लिन कियान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। लिन कियान के लिए यह एक अप्रत्याशित स्थिति थी, लेकिन परिणाम वही था। वैसे भी ये लिन फैंग के अंतिम क्षण थे। एक प्रबल और शक्तिशाली ऊर्जा लिन फैंग को लकवाग्रस्त कर रही थी। उसके पूरे शरीर के बाल खड़े हो गए थे। वह अपना मुंह खोलने ही वाला था, लेकिन उसी क्षण उसके पूरे शरीर पर व्याप्त वह बल बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। लिन फैंग हैरान रह गया। यह अप्रत्याशित था। वह शक्ति अचानक कैसे गायब हो सकती है, और बिना कोई निशान छोड़े वह इस तरह कैसे गायब हो सकती है। मो शी लिन फैंग से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन उस क्षण वह लिन फैंग की ओर चलना बंद कर दिया। मो शी की पुतलियां इस प्रकार फैली हुई थी मानो उसने कुछ अकल्पनीय देख लिया हो। इसके अलावा एक दिव्य शक्ति मो शी के पूरे शरीर को जकड़ रही थी। बहुत से लोगों को समझ नहीं आया कि मो शी ने क्यों रुक गया। नानगोंग लिंग और मोकांग लैन दोनों ही इस घटनाक्रम से चकित थे। यह लिन फैंग मो शी के चेहरे के भावों को देख रहा था और फिर उसके शरीर की ओर देखा। लिन फैंग भी बाकी सभी की तरह हैरान था और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं गलत नहीं हूं। लिन फैंग इतना चौंक गया कि उसकी आंखें उस पल पूरी तरह से खुल गईं। मो शी के शरीर पर एक परछाई थी जो किसी इंसान के शरीर जैसी लग रही थी। इतना ही नहीं, मो शी के लगभग लकवाग्रस्त होने के बावजूद वह परछाई हिल रही थी। यह एक परछाई है। यह बिल्कुल एक इंसान की परछाई जैसी दिख रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि लिन फैंग केवल परछाई देख सकता था, लेकिन यह नहीं देख पा रहा था कि वह किसकी परछाई है। केवल लिन फैंग ही नहीं, कुलपति और बाकी सभी लोग मो शी के शरीर को घेरने वाली छाया को देखकर असामान्य रूप से चौंक गए थे। वापस आ जाओ, दफा हो जाओ, निकम्मे। एक आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। केवल वही आवाज सुनाई दे रही थी। किसने कहा, यह कोई नहीं देख पा रहा था, लेकिन उस आवाज में एक अपार शक्ति समाई हुई थी जिसने हर किसी को अंदर तक हिला दिया। जो आवाज उन्होंने सुनी, उससे कई लोग डर से कांपने लगे। कई लोग घुटनों के बल गिर जाना चाहते थे। शून्य से निकली उस परछाई ने वहां मौजूद सभी को भयभीत कर दिया था और उनके शरीर लगभग आदिम प्रवृत्ति से भागने के लिए बेताब थे। आज का ये दूसरा प्रायोजित अध्याय है। इस अध्याय को हम तक पहुंचाने के लिए लिकलिकी का विशेष धन्यवाद। और अच्छी बात यह है कि यह कोई सस्पेंस वाला अंत नहीं है। मैं इतनी बुरी नहीं हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को कहानी पसंद आएगी और आप मेरा समर्थन करते रहेंगे। पढ़ने का आनंद लें। आशा है कि नींद में मुझसे कोई गलती नहीं हुई होगी। मैं थोड़ी देर में सोने जा रही हूं, तो शुभ रात्रि, मीठे सपने देखे ज़ोक्सो। मो शी ने नीचे देखा और अपनी त्वचा के नीचे एक काली परछाई को हिलते हुए पाया। इससे उसे एक बर्फीली ठंडक का एहसास हुआ जो उसकी रीढ़ की हड्डी तक दौड़ गई। अपने शिकार की त्वचा के नीचे इस तरह की भयानक चीज का हिलना कैसा भयानक हो सकता है। उसे महसूस हुआ कि अब उसका अपने शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। मो शी परछाई के प्रभाव में मुश्किल से हिल डुल पा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कोई व्यक्ति उसके सामने खड़ा है और वह परछाई के जरिए अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करके उसे लकवाग्रस्त करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह ये पता नहीं लगा पा रहा था कि वह कहाँ है या कौन है। ऐसा लग रहा था मानो उसका कोई अस्तित्व ही न हो। हाँ, ये तो वही है, नानगोंग लिंग ने चमकती आंखों से कहा। वह हैरान था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि परछाई को नियंत्रित करने वाला वास्तव में मो शी के शरीर के अंदर था। परछाई अचानक मो शी की पीठ से बाहर निकली। मो शी, वापस आओ, मोकांग लैन चिल्लाया। वह यूनहाई संप्रदाय के महान बुजुर्गों में से एक थे। भला जो उन्होंने अभी देखा था उससे वे भयभीत क्यों नहीं होते। उनकी आयु 60 वर्ष थी और उन्हें संसार के साधकों की तकनीकों का व्यापक ज्ञान था और वे कई प्रकार की आत्माओं से परिचित थे। वे परछाई की उत्पत्ति और इस स्थिति की भयावहता के बारे में भली भांति जानते थे। यह एक छाया आत्मा है। यह एक अत्यंत रहस्यमय लेकिन खतरनाक प्रकार की आत्मा है। ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी साधक के भीतर छाया आत्मा जागृत हो जाए तो वह साधक दूसरों के शरीर में प्रवेश कर उनके शारीरिक कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण कर सकता है। कुछ शक्तिशाली आत्माएं तो शरीर के भीतर रहते हुए व्यक्ति की सांस भी रोक सकती हैं, जिससे वह बिना बचाव किए दम घुटने से मर जाता है। छाया आत्मा के साधक की सबसे डरावनी बात यह थी कि एक बार शरीर में प्रवेश करने के बाद आप स्वयं को नुकसान पहुंचाए बिना उस पर हमला कैसे कर सकते हैं। प्रत्येक हमले से आप छाया को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन छाया के विरुद्ध अपनी रक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकते हैं। छाया आत्मा सबसे अनुभवी साधकों में भी भय उत्पन्न कर सकती थी। यदि छाया आत्मा का स्वामी दुष्ट हो और किसी को मारना चाहे तो उसके लिए ऐसा करना बहुत आसान हो जाता था। कोई भी, चाहे उसकी साधना का स्तर कुछ भी हो, छाया आत्मा के स्वामी को नाराज नहीं करना चाहता था। मोकांग लैन तो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसका परिवार किसी छाया साधक को नाराज करे। मो शी बेहद पीला पड़ते हुए कुछ कदम पीछे हट गया। वह कुछ भी करने में असमर्थ था। उसके साथ जो कुछ हुआ था उससे वह इतना स्तब्ध था कि एक प्रबल शक्ति ने उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। नमस्कार साथी साधक, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं या हम आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे। आप हमारे पास क्यों आए हैं? मोकांग लैन ने जमीन पर चल रही परछाई से पूछा। उसे लगा कि परछाई को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति उसी स्थान पर है जहां परछाई है। अपने संप्रदाय का ध्यान रखो, अपनी निजी दुश्मनी का नहीं। संप्रदाय के भीतर दूसरों का फायदा उठाने की कोशिश मत करो, इससे संप्रदाय के सदस्यों की प्रतिष्ठा बनी रहेगी। यह आवाज फिर से वातावरण में गूंजी। हल्की हवा के झोंके के साथ वह परछाई अचानक आंखों से ओझल हो गई।
कितना भयानक। भीड़ में मौजूद हर किसी का दिल जोर से धड़क रहा था। इस समय किसी के लिए भी सांस लेना मुश्किल हो रहा था। आभा इतनी दमनकारी थी और छाया आत्मा इतनी डरावनी थी। वह आदमी कौन था? ऐसा लगा मानो वह सीधे कुलपति से बात कर रहा हो। चारों ओर चर्चाओं की आवाजें सुनाई दे रही थी। जरूर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो गुप्त रूप से संप्रदाय के हितों की रक्षा कर रहा है। इसीलिए वह इसमें शामिल हुआ, क्योंकि हम एक शिष्य को दूसरे संप्रदाय को सौंप रहे थे। हैरानी की बात है कि संप्रदाय के महान बुजुर्गों को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था। ऐसा लगता है जैसे यूनहाई संप्रदाय में कोई गुप्त साजिश चल रही हो। नानगोंड लिंग के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। केवल एक ही व्यक्ति जानता था कि वह परछाई किसकी है, और वह स्वयं वही था। जब नानगोंड लिंग ने अपने किए पर विचार किया तो उसे अपराध बोध हुआ। उसने विभिन्न संभावनाओं के लाभ हानि का गहन विश्लेषण किया और संप्रदाय में अपनी स्थिति को गंभीरता से लिया। वह हमेशा संप्रदाय के हित में ही सब कुछ करने का प्रयास करता था, लेकिन उस समय वह संप्रदाय की प्रतिष्ठा को भूल गया था। उसने संप्रदाय के समग्र हित को ध्यान में रखे बिना व्यक्तिगत लाभ हानि के बारे में अधिक ही सोच लिया था। चू झानपेंग, आज का काम यही समाप्त करते हैं। कृपया अपने पिता को मेरा प्रणाम कहना। नानगोंड लिंग ने चू झानपेंग की ओर देखते हुए कहा। आज का काम यही खत्म। लिन कियान दंग रह गई। वह कैसे जा सकती थी और लिन फैंग को जाने दे सकती थी? वरिष्ठ महोदय, लिन कियान ने चिंता व्यक्त करते हुए धीमी आवाज में कहा। चू झानपेंग मुस्कुराए और बोले, कुलपति नानगोंड लिंग, मैं यूनहाई संप्रदाय में इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे लगता है कि आपके संप्रदाय में कई प्रतिभाशाली और वीर साधक हैं। मैं उनसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। मुझे नहीं पता कि संप्रदाय के सभी शिष्यों में से कौन मेरे साथ अभ्यास करना चाहता है। हम आपस में मार्गदर्शन साझा कर सकते हैं और इससे हम दोनों को निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त होगा। भले ही चू झानपेंग के शब्द संयमित और विनम्र लग रहे थे, लेकिन उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह संप्रदाय को लड़ाई के लिए उकसाना और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। लिन फैंग को सब कुछ पूरी तरह समझ आ गया। सब कुछ एकदम स्पष्ट हो गया। उसे समझ आ गया कि लिन कियान और वह दुष्ट दिखने वाला आदमी यूनहाई संप्रदाय में क्यों आए थे। जूनियर पेट्रियार्क चू झानपेंग, आप पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। हर कोई आपका नाम जानता है। यूनहाई संप्रदाय के हमारे शिष्यों को आपके साथ संतुलित युद्ध करने के लिए बहुत कठिन अभ्यास करना होगा। यदि कभी युद्ध का अवसर मिले तो मुझे आपको सूचित करने में खुशी होगी और आप उस समय वापस आ सकते हैं। पेट्रियार्क नानगोंड लिंग, उद्धरण चिन्ह। क्या हाओ युए संप्रदाय के सभी शिष्यों को अपनी जान की कोई परवाह नहीं? लगता है आप मुझसे अपनी बात दोहराने को कह रहे हैं। नानगोंड लिंग ने बेहद ठंडे स्वर में कहा। चू झानपेंग अब भी इस मामले पर बात करना चाहता था। नानगोंड लिंग ने उसे 2 इशारे दे दिए थे कि वह उन दोनों को वहां से जाने के लिए कह रहा है। उसने चू झानपेंग की बेइज्जती न करने की पूरी कोशिश की थी। हो सकता है चू झानपेंग में जन्मजात कौशल और क्षमताएं हो, लेकिन वह बहुत घमंडी था और यूनहाई संप्रदाय के मुखिया को अपमानित करना चाहता था। हाओ युए संप्रदाय यूनहाई संप्रदाय से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन नानगोंड लिंग चू झानपेंग से अधिक उम्रदराज और शक्तिशाली था। क्या वह सचमुच अपने ही क्षेत्र में मुखिया को अपमानित करने की हिम्मत करेगा? चू झानपेंग बेहद तनावग्रस्त लग रहा था। उसने मुश्किल से अपने मुंह से ये शब्द निकाले और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ। उसका रोक आत्मा उड़ गया और अपने पीछे बवंडर जैसी हवा लेकर निकल पड़ा। चू झानपेंग लिन कियान को पकड़े हुए था और वे दोनों उड़ते हुए रोक आत्मा पर सवार थे। रोक आत्मा द्वारा उत्पन्न बवंडर जैसी हवा इतनी तेज थी कि कई लोग गिर पड़े। सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि अभी अभी क्या हुआ था। मैं, चू झानपेंग, इसे याद रखूंगा। पौराणिक पक्षी आकाश में ऊंचाई पर उड़ गया। जो लोग गिर गए थे वे उठ खड़े हुए। भीड़ में मौजूद हर कोई उदास था। चू झानपेंग ने उनका और उनके संप्रदाय का अपमान किया था। लिन फैंग, वार्षिक सम्मेलन के दौरान मैं तुम्हें मार डालूंगी, जब तक कि तुम हमेशा के लिए यूनहाई संप्रदाय के पीछे छिपने की योजना न बना लो। लिन कियान ने कहा। लिन फैंग ने उड़ते हुए रॉक पक्षी को देखा। उसके मन में एक ठंडी मुस्कान थी। क्या उसे यूनहाई संप्रदाय में छिपने की जरूरत थी? नानगोंड लिंग ने जमीन पर मौजूद भीड़ की ओर देखा। उसकी बेइज्जती तो हुई थी, लेकिन चू झानपेंग इतना अहंकारी था कि संप्रदाय में कोई भी खुलेआम उसका सामना नहीं कर सकता था। मुझे उम्मीद है कि 5 वर्षों में यूनहाई संप्रदाय में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो साधना के मार्ग पर चू झानपेंग के समान स्तर तक पहुंच चुका होगा। नानगोंड लिंग ने कहा। भले ही चू झानपेंग जू युए देश के उच्च अधिकारियों में से एक था, लेकिन इससे उसका अहंकार जायज नहीं था। यूनहाई संप्रदाय को देश के अन्य उच्च अधिकारियों की शक्ति का ज्ञान नहीं था, लेकिन वे चू झानपेंग की असाधारण साधना से अवगत थे। आज के लिए यही समाप्त करते हैं। सब लोग अब वापस जाए। नानगोंड लिंग ने हाथ हिलाकर भीड़ को तितर बितर होने और प्रशिक्षण फिर से शुरू करने का इशारा किया। मोशी हिल नहीं रहा था। वह घृणा से भरी निगाहों से लिन फैंग को देख रहा था। जाहिर है लिन फैंग को एल्डमो की याद आएगी और वह अपना बदला जरूर लेगा। मैंने कहा था कि आज के लिए बस इतना ही, नानगोंड लिंग ने मोशी को चिल्लाकर कहा, जो अभी भी लिन फैंग को घूर रहा था। उसकी आवाज सुनकर मोशी कांप गया। फिर वह वहां से चला गया और नानगोंड लिंग के पीछे पीछे गया। अब से मुझे सावधान रहना होगा और उस आदमी पर कड़ी नजर रखनी होगी, लिन फैंग ने मन ही मन कहा। इस समय वह बहुत कमजोर था। साधना के मार्ग पर मोशी के स्तर तक पहुंचने में उसे अभी लंबा सफर तय करना था। लिन फैंग जाने ही वाला था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें तो आपके पास मजबूत और शक्तिशाली बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, अन्यथा आपका अपमान होगा और यहां तक कि अगर आप मर भी जाएं तो किसी को परवाह नहीं होगी। लिन फैंग रुक गया। ये नानगोंड लिंग के शब्द थे। लिन फैंग ने उन्हें सुना था और दिल से मान लिया था। बेशक, मुझे पता है, लिन फैंग ने कहा और अपने दिल में एक खास गर्माहट महसूस की जिससे वह मन ही मन मुस्कुरा उठा। लिन फैंग ताकतवर बनने की राह पर था।
लिन फैंग पहाड़ों में एक गुफा में पालथी मारकर बैठे ध्यान कर रहे थे। आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा एक सफेद प्रकाश में परिवर्तित हो गई जो लिन फैंग के शरीर में समा गई और उनकी हड्डियों को मजबूत करते हुए उनके शरीर को अधिक लचीला बना रही थी। साधना और अभ्यास। लिन फैंग ने इतनी कड़ी मेहनत से अभ्यास किया था कि उसकी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि साफ दिखाई दे रही थी। आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा ने उसके रक्त को शुद्ध कर दिया था और उसके पूरे शरीर को बलवान बना दिया था। वह ऊर्जा उसके शरीर में समा गई थी और एक भी अंश बर्बाद किए बिना पूरी तरह से अवशोषित हो गई थी। वह हर पल और अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था। 6 स्तर, ये साधना का पहला स्तर था। इस स्तर पर साधक के पास केवल बुनियादी ज्ञान होता था। इससे केवल उसकी बुनियादी ची थोड़ी मजबूत होती थी। अधिक शक्तिशाली बनना तभी संभव था जब वह दूसरों से अधिक साधना करे और दूसरों से अधिक कठिन प्रशिक्षण ले। लिन फैंग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बेताब था। उसे सबसे ताकतवर बनना था। वह लिंगची स्तर तक पहुंचने के लिए बेताब था। तभी वह एक विशिष्ट शिष्य बन पाएगा। तब हर कोई उसकी शक्ति का सम्मान करने के लिए विवश होगा। यदि वह लिंगची स्तर तक पहुंचने में सफल हो जाता है तो उसकी आत्मा जागृत हो जाएगी। अपनी आत्मा और कौशल के बल पर वह एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी बन जाएगा, बिल्कुल चू झानपेंग और लिन qian की तरह, जिनकी आत्माएं जागृत हो चुकी थीं। चू झानपेंग आकाश में बहुत ऊंचाई तक उड़ सकता था और अपनी आत्मा की शक्ति से लोगों को पीठ पर बिठाकर ले जा सकता था। लिन qian अपनी सार्वभौमिक आत्मा का उपयोग करके बर्फ और आग को नियंत्रित कर सकती थी। लिन फैंग को विश्वास था कि यदि उसकी ताकत और शक्ति बढ़ेगी तो उसकी आत्मा जागृत हो जाएगी और अपनी आत्मा के बल पर वह अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है। इसलिए हान मान के पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद लिन फैंग 8 पर्वतों में से किसी एक में एकांतवास में जाकर साधना करेगा और जल्द से जल्द लिंगची स्तर तक पहुंचने की कोशिश करेगा। वह समझ चुका था कि उसे अपनी शक्ति बढ़ानी होगी, अन्यथा इस दुनिया में उसका सम्मान नहीं होगा। अध्याय में देरी के लिए क्षमा करें। यह सोमवार से नियमित रूप से प्रकाशित होने वाला अध्याय है। मैंने कल आधा अनुवाद कर लिया था, लेकिन मैं बहुत बीमार हो गई थी। लगता है मैंने सप्ताहांत में खुद पर कुछ ज्यादा ही जोर डाल दिया था। साथ ही एक ऐसे दोस्त से मिलना जो हाल ही में वायरस से ठीक हुआ था शायद अच्छा विचार नहीं था। मैं धीरे धीरे अपने पजामे में ठीक हो रही हूँ और मेरी हालत बहुत खराब है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह अध्याय पसंद आएगा। अगर मेरी तबीयत ठीक न होने के कारण मुझसे कोई गलती हुई हो तो कृपया मुझे बताएं, मैं उसे सुधार दूंगी। मैं जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी। अच्छी खबर यह है कि जब मेरी तबीयत बेहतर हो जाएगी तो मैं कुछ अतिरिक्त अनुवाद भी कर पाऊंगी। ज़ोक्सो। 10 दिन बाद लिन फैंग की ऊर्जा काफी मजबूत हो गई थी। ध्यान करते समय उसके चारों ओर एक चमकदार दूध या सफेद आभा थी। उसकी प्रशिक्षण गुफा के बाहर दूरी पर 2 आकृतियां दिखाई दे रही थी जो उस गुफा के करीब आती जा रही थी जिसमें लिन फैंग साधना कर रहा था। ये कितनी सुंदर जगह है। यहाँ बहुत शांति और सुकून है। ये जगह हमारी खेती के लिए बेहद फायदेमंद होगी। गुफा को देखकर युवक ने कहा। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ज़ुएर, क्या हमें यहाँ अभ्यास करना चाहिए? मुझे लगा था कि तुम अभ्यास नहीं करना चाहते। उसके बगल में खड़ी बेहद आकर्षक लड़की ने कहा। उसने एक टाइट फिटिंग लाल गाउन पहना हुआ था जो मानो उसके सुडौल शरीर को आग की लपटों में जकड़े हुए था। वह बेहद खूबसूरत थी। हे, जब मैं बेहद खूबसूरत ज़ुएर के साथ हूँ और आसपास इतना सुंदर नजारा है तो प्रशिक्षण जैसे उबाऊ काम करने के बजाय तुम्हें अपनी टांगों के बीच दबाना ज्यादा मजेदार होगा क्या? वह युवक बेहद पतला और पीला था। वह किसी साधक जैसा नहीं दिखता था। तंग लाल वस्त्र पहने लड़की ने उस युवक को थोड़ी सी तिरस्कार भरी नजरों से देखा। फिर भी उसने प्रशिक्षण के अवसर को ठुकराया नहीं। साधना के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है क्योंकि उच्च गुणवत्ता वाले हथियार और शक्तिशाली औषधियां प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए होती है। यदि आप एक साधारण परिवार में पैदा हुए हो और खूंखार जंगली जानवरों का शिकार करने का साहस न रखते हो तो आपके लिए ऐसे खजाने प्राप्त करना असंभव था। त्वचा से चिपके लाल वस्त्र पहने लड़की को देखकर एक नजर में ही पता चल जाता था कि उसमें कोई विशेष प्रतिभा नहीं है और उसका परिवार शायद आम या बहुत निम्न सामाजिक स्थिति का था। साधना में तेजी से प्रगति करने की चाहत में उसने उस दुबले पतले युवक का साथ दिया, चाहे ये कितना भी अप्रिय क्यों न हो। लू फेई 18 वर्ष का था और 9वें स्तर तक पहुंच चुका था। वह तत्वों से शक्तियां ग्रहण कर सकता था और जन्मजात प्रतिभाशाली था। उसकी प्रतिष्ठा उसके भाई लू लियांग द्वारा भी सुनिश्चित थी, जो संप्रदाय का एक कुलीन शिष्य था। इसलिए युवा लड़की जू हुआन लू फेई के साथ यौन संबंध बनाती थी ताकि उसे प्रशिक्षण के लिए कुछ शक्तिशाली दवाएं मिल सके और साथ ही वह शारीरिक सुख का भी आनंद ले सके। जब वे गुफा में दाखिल हुए तो उन्होंने लिन फैंग को ध्यान मुद्रा में बैठकर साधना करते देखा। वे एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि दूसरों की नजरों से दूर स्थित यह गुफा साधना के लिए इस्तेमाल की जाएगी। लगता है हमें कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी, जू हुआन ने अफसोस जताते हुए कहा। कोई और जगह ढूंढूं? क्यों? मुझे पता है कि वह ची की 8वीं परत पर है। मैं उसे कहीं और प्रशिक्षण के लिए भेजूंगा। लू फी ने सिर हिलाते हुए कहा। दूसरों के प्रशिक्षण में बाधा डालना अच्छा नहीं है, जू हुआन ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। शांत हो जाओ, उस आदमी की ताकत कम है, वो कमजोर है। यहीं रुको, मैं उसका मूड खराब करने के लिए उसकी साधना शक्ति को बुरी तरह से नष्ट कर दूंगा, फिर उसे यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। लू फी ने अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान के साथ कहा। कुछ शक्तिशाली साधक गुफाओं में साधना कर रहे कमजोर साधकों पर बिना किसी कारण के हमला कर देते थे, सिर्फ उन्हें थोड़ा परेशान करने के लिए। हालांकि ऐसा करना जोखिम भरा था, क्योंकि अगर ये कमजोर साधक शक्तिशाली हो जाते तो वे बदला लेते, इसलिए कुछ क्रूर साधक भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते थे। जो लोग फिर भी इस तरह के हमले करते थे वे बदले की किसी भी संभावना को खत्म करने के लिए प्रतिद्वंद्वी की साधना शक्ति को बेरहमी से नष्ट कर देते थे। हे, जू हुआन खिलखिलाकर हंस पड़ी और बिना कुछ कहे सिर हिला दिया।
वह सहमत हो गई क्योंकि गुफाओं में जाने वाले लोग बहुत कम थे और गुफा अभ्यास करने के लिए वाकई एक बेहतरीन जगह थी। केवल बलवान लोग ही इन लाभों का उपयोग कर सकते थे। छोटे बच्चे जाग जाओ, लिन फैंग की ऊर्जा को महसूस करते हुए लूफी ने ठंडे और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। लिन फैंग ने अपनी आंखें खोली। गुफा में एक बेहद ठंडी और जानलेवा भावना व्याप्त थी। लूफी और जू हुआन के गुफा में आने से उसकी नींद खुल गई थी, लेकिन उसने सोचा था कि वे उसकी साधना में बाधा डाले बिना चले जाएंगे। लगता है उसकी सोच कुछ ज्यादा ही सरल थी। इन लोगों के इरादे उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा बुरे थे। उसने उन्हें आपस में अपने इरादों पर चर्चा करते हुए सुना था। तुम मुझे बाहर निकालना चाहते हो और मेरी साधना को पंगु बनाना चाहते हो? लिन फैंग ने ठंडे स्वर में पूछा। अगर तुमने मेरी बात सुनी है तो आगे बढ़ो और खुद ही अपनी साधना को बाधित करो। अगर तुम खुद करोगे तो कम कष्ट होगा, लूफी ने कहा। बहुत बढ़िया, लिन फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे लूफी की ओर चल पड़ा। तुमने अपनी साधना को नुकसान नहीं पहुंचाया है और तुम्हें लगता है कि तुम यूं ही चले जाओगे, लूफी ने जाने ही वाले लिन फैंग को देखकर ठंडी मुस्कान के साथ कहा। क्या मैंने कभी कहा था कि मैं जाने की योजना बना रहा हूं? लिन फैंग ने शरारती भाव से कहा। उसने अचानक जमीन पर जोर से पैर पटका जिससे पूरी गुफा हिल गई। इसके तुरंत बाद लिन फैंग अविश्वसनीय गति से गुफा से बाहर निकला और सीधे लूफी की ओर बढ़ा। लूफी ने भौहें चढ़ा ली। अचानक उसने अपनी ओर आती हुई मुट्ठी देखी। धमाका, आह! लूफी की बाह टुकड़ों में टूट गई और उसके कंधे से लटक रही थी। तभी एक शैतानी हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर प्रकट हुआ और उसे जमीन से ऊपर उठा लिया। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमने मेरी साधना को कैसे बाधित करने का इरादा किया था? लिन फैंग ने लूफी की ओर देखते हुए पूछा। उसके शरीर से ठंडी और घातक ऊर्जा निकल रही थी। जू हुआन का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लिन फैंग इतना शक्तिशाली होगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ताकतवर हो। मुझे जाने दो, मैं शांति से चला जाऊंगा। लू फेई ने लिन फेई की बाह पकड़ ली। वह लिन फेई को अपनी गर्दन छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि यह कहना काफी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? लूफी ने शुरू में खुद को ज्यादा शक्तिशाली साधक समझा था। वह लिन फैंग की साधना शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करके उसे प्रशिक्षण गुफा से बाहर निकालना चाहता था ताकि वह उस युवती के साथ अनैतिक कृत्य कर सके। उस क्षण उसे पता चल गया कि वह बच नहीं सकता, लेकिन क्या ये कहना कि उसे अपनी गलती का एहसास है काफी होगा? ये तो बहुत आसान होगा। अगर लिन फैंग वाकई लूफी से कमजोर होता तो लूफी अब तक उसकी साधना शक्ति को पूरी तरह नष्ट कर चुका होता। यदि तुम दूसरों की साधना को पंगु बनाना चाहते हो तो तुम्हें यह भी ध्यान में रखना होगा कि वे भी तुम्हारी साधना को पंगु बना सकते हैं। लिन फैंग ने अविश्वसनीय बल से लूफी के दांत पर मुक्का मारा, जिससे वह हवा में उछलकर कई मीटर दूर जमीन पर जोर से गिरा। फिर लिन फैंग ने दूसरी तरफ खड़ी जू हुआन की ओर देखा और उस पर चिल्लाते हुए कहा, दफा हो जाओ। जू हुआन थोड़ी कांप रही थी। वह दौड़कर लू फेई के पास गई और उसे अपने साथ गुफा से बाहर निकलने में मदद की। तुम मेरी साधना को बाधित करने की हिम्मत करते हो, मैं तुम्हारी मृत्यु से ही संतुष्ट होऊंगा। गुफा के बाहर से एक आवाज आए। लिन फैंग ने उन आवाजों को अनसुना कर अभ्यास जारी रखा, लेकिन फिर कुछ ही देर बाद उन्हें फिर से बाधित किया गया। लूफी और हुआनजू वापस आ गए थे और इस बार वे अपने साथ एक और शिष्य को लेकर आए थे। ये शिष्य 19 वर्ष का प्रतीत होता था। वह कुछ हद तक लूफी जैसा दिखता था, लेकिन उसका चेहरा बाज जैसा था। वह लूफी से भी अधिक दुष्ट प्रतीत होता था। भाई, उस कमीने ने मेरा हाथ तोड़ दिया। उसने मेरी साधना शक्ति भी छीन ली। जाओ और उसे मार डालो, लूफी ने गुस्से से लथपथ होकर कहा। उसका चेहरा किसी राक्षस की तरह विकृत हो गया था। चिंता मत करो, मैं उसकी साधना शक्ति को पंगु बना दूंगा, उसके दोनों हाथ पैर तोड़ दूंगा, यही तुम्हारा बदला होगा। लू लियान ने लिन फैंग को घूरते हुए कहा, जिससे लिन फैंग को ऐसा लगा मानो कोई खूंखार जानवर उसे देख रहा हो। ठीक है, लूफी ने सिर हिलाते हुए कहा। लिन फैंग ने भौहें चढ़ाईं। हालांकि लू लियान ने अभी तक अपनी ची शक्ति नहीं दिखाई थी, लेकिन लू लियान की आंखों को देखकर लिन फैंग को यह आभास हो गया था कि वह लूफी से कहीं अधिक शक्तिशाली है और साधारण शिष्यों में छठे स्थान पर रहने वाले जिन हाव से भी अधिक शक्तिशाली है। तुमने मेरे भाई की साधना को पंगु बनाने की हिम्मत की, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इसके परिणाम कितने भयानक होते हैं, लू लियान ने लिन फैंग से कहा। लिन फैंग ने कुछ नहीं कहा और कुछ कदम आगे बढ़ाए। उसके पूरे शरीर की ऊर्जा अचानक बदल गई और बेहद शक्तिशाली हो गई। उनके चारों ओर का पूरा वातावरण अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा तरंगों से भर गया। लिन फैंग ने अपनी 9 भारी तरंगों का प्रयोग किया था, जिससे उनके आसपास का पूरा क्षेत्र कांप उठा। इन तरंगों से निकलने वाली शक्ति से हवा में गर्जना होने लगी। 8वें ची स्तर पर मौजूद लिन फैंग अपनी 9 भारी तरंगों का उपयोग करके अपने प्रहारों की शक्ति बढ़ा सकता था और उनकी शक्ति 9000 जिन से भी अधिक हो सकती थी। कभी कभी यह 9500 जिन तक भी पहुंच जाती थी। उसका प्रत्येक आक्रमण अत्यंत शक्तिशाली होता था। तुम जानबूझकर अपनी साधना क्षमता को छिपाकर कमजोरों को निशाना बनाते हो और तुमने मेरे भाई की साधना को भी पंगु बना दिया, लेकिन फिर भी तुम्हारी ताकत मुझसे लड़ने के लिए काफी नहीं है। जब लू लियांग ने लिन फैंग की शक्ति को महसूस किया तो उसे लगा कि वह वास्तव में 9वें ची स्तर पर है। उसने सोचा कि यह उसके भाई की अज्ञानता के कारण था। उसका भाई उस युवती की उपस्थिति का आनंद ले रहा था और प्रशिक्षण के दौरान एक शक्तिशाली साधक को नाराज कर दिया था। अचानक वातावरण में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। ये चीख लू लियांग की थी। ये किसी इंसान की आवाज जैसी बिल्कुल नहीं थी। ये किसी बेहद हिंसक और खूंखार जानवर की दहाड़ जैसी लग रही थी। लू लियांग ने अपने हाथों को पंजों में बदल लिया था और उसकी ऊर्जा राक्षसी ऊर्जा में परिवर्तित हो रही थी।
जैसे ही 9 भारी लहरें पंजे से टकराई, लिन फैंग तुरंत पीछे हट गया और अपने हाथ को देखा। उसकी त्वचा छिल गई थी और खून बह रहा था। उस संक्षिप्त मुठभेड़ में उसका हाथ बेहद दर्दनाक हो गया था। लिंग चीस्टर, लिन फैंग ने लू लियांग की ओर देखते हुए कहा। लिन फैंग 9500 जिन की शक्ति से आक्रमण कर सकता था, लेकिन लू लियांग उन्हें रोक सकता था। लिन फैंग जानता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी शक्ति के मूल चीस्टर को पार कर चुका है। अब तुम्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा है, कितनी अफसोस की बात है। अब तो बहुत देर हो चुकी है, लू लियांग ने व्यंग्य करते हुए कहा। उसने इस बात से इनकार नहीं किया कि वह लिंगची स्तर तक पहुंच चुका था। दरअसल वह कुछ महीने पहले ही इस स्तर की शक्ति प्राप्त कर चुका था। वह बेहद शक्तिशाली था। अपने शरीर से ची ऊर्जा निकालकर वह अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा सकता था। ची स्तर के साधक का लिंगची स्तर के साधक के सामने कोई अस्तित्व नहीं था। मुझे वाकई बहुत अफसोस है। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने थोड़ी देर पहले लू फेई को क्यों नहीं मारा और उसकी जान बख्श दी। लिन फेंग ने अपनी पीठ से लंबी तलवार निकालते हुए कहा। वह अपनी मूनलाइट फेदर एजिलिटी का इस्तेमाल करते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगा। डरकर मरने से बेहतर था लड़ना। पहाड़ के वातावरण में गर्जना की गूंज फैलने लगी। लिन फैंग की लंबी तलवार तेज रोशनी से चमक उठी और लू लियांग की ओर बढ़ी, मानो उसे भेदने ही वाली थी। लू लियांग हमले से बच नहीं सका। उसके नुकीले पंजे तुरंत तलवार की ओर मुड़े और शरीर में घुसने से पहले ही उसे पकड़ लिया। लिन फैंग की लंबी तलवार और लू लियांग के पंजों के टकराने से शक्ति का एक विस्फोट हुआ। लिन फैंग की तलवार थोड़ी सी हट गई। गरजता हुआ बादल। लिन फैंग ने चिल्लाया। उसकी तलवार से सीटी जैसी आवाज निकली और फिर गड़गड़ाहट की आवाज आई। जब लू लियांग के पंजे लिंग फैंग की तलवार से टकराए तो लू लियांग ने एक प्रचंड और हिंसक शक्ति का अनुभव किया, जो तूफान की शक्ति के समान थी। वूश! लिन फैंग की लंबी तलवार हवा की तरह सर पर दौड़ी। तलवार की आवाज और गरजती हुई गर्जना की आवाज ने वहां मौजूद लोगों को बेहद भयभीत कर दिया। बूम! एक प्रबल शक्ति उत्सर्जित हुई। लू लियांग ने अचानक अपनी आत्मा को मुक्त किया। यह एक शक्तिशाली चील आत्मा थी जो पशु आत्माओं की श्रेणी में आती थी। चील आत्मा अत्यंत हिंसक और उग्र थी। चूझान पेन की रोक आत्मा चील आत्मा से कहीं अधिक भव्य थी। चील की आवाज सुनाई दी। लू लियांग के पंजे चमक रहे थे। उसके पंजों पर चमकती रोशनी एक लकीर में बदल गई और पलक झपकते ही लिन फैंग की लंबी तलवार को घेर लिया। तुम्हारी शारीरिक शक्ति के स्तर से तुम लिंगची स्तर के किसी व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते, लू लियांग ने चमकती आंखों से कहा। उसे लिन फैंग से खतरा महसूस हो रहा था, इसलिए उसने अपनी आत्मा को मुक्त कर दिया था। झांगू की खाई की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद लिन फैंग की गर्जना पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गई थी। यद्यपि लिन फैंग केवल 8वें ची स्तर पर था, फिर भी अपने कुशल आक्रमणों के कारण वह 9वें ची स्तर के अन्य साधकों के बराबर शक्तिशाली था। उसने वास्तव में अपने सभी कौशलों में महारत हासिल कर ली थी। लेकिन जब लू लियांग ने अपनी बाज आत्मा को मुक्त किया तो वह बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया और अपने पंजों से निकलने वाली ची ऊर्जा का उपयोग करके लिन फैंग के तलवार हमलों को रोक सका। लेकिन क्या वाकई ची स्तर का कोई व्यक्ति लिंग ची स्तर के किसी व्यक्ति से लड़ नहीं सकता? लिन फैंग ऐसा नहीं सोचता था और वह निश्चित रूप से यह पता लगाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाला था। यह बुधवार का नियमित प्रकाशन है। आज बाद में मैं एक प्रायोजित अध्याय भी प्रकाशित करूंगा। बीमार होने पर मेरी सेहत के लिए शुभकामनाएं देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद। मैंने ऑनलाइन आकर आपकी टिप्पणियों से बहुत अच्छा महसूस किया। हालांकि मैं अभी भी बहुत बीमार था और मेरी उम्मीद के मुताबिक मैं अचानक ठीक नहीं हुआ। फिर से धन्यवाद, आपकी टिप्पणियों से मुझे वाकई अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय पसंद आएगा। ज़ोक्सो आज बाद में और भी कुछ आएगा। लिन फैंग अभी केवल 8वें ची स्तर पर ही था, लेकिन लू लियांग उसे अभी भी एक खतरा मानता था। लिन फैंग को पूरा विश्वास था कि अगर वह 9वें ची स्तर पर पहुंच जाता तो उन दोनों के बीच पूरी तरह से बराबरी का मुकाबला होता। 9 भीषण तरंगे। लिन फैंग की मुट्ठी से निकली इन तरंगों के कारण वातावरण में एक दमनकारी आभा छा गई। ये विशाल तरंगे लू लियांग की ओर बढ़ी। चटका देने वाले पंजे। लू लियांग ने अपना हाथ ऊपर उठाया। उसकी उंगलियां अब तेज धार वाले कॉन्टूर जैसे पंजे बन गई थीं। अचानक उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकली और पहाड़ों के वातावरण पर हावी हो गई। शक्तिशाली तरंगे बिना किसी प्रतिरोध के धुएं की तरह गायब हो गईं। गरजती बिजली। लिन फैंग ने अपनी तलवार लू लियांग की ओर बढ़ाई। लिन फैंग की हर हरकत से वातावरण में कंपन पैदा हो रहा था। यहां तक कि उसकी लंबी तलवार, जो लू लियांग के पंजों के बीच सावधानी से रोकी गई थी, भी शक्ति से कांप रही थी। लिन फैंग समय के साथ और भी खतरनाक होता जा रहा था। लू लियांग को अपने हाथ में सुन्नपन महसूस हो रहा था, इसलिए उसके पास लिन फैंग की तलवार छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन जब लू लियांग ने लिन फैंग की लंबी तलवार छोड़ी तो उसने अपने पंजे सीधे लिन फैंग की ओर बढ़ा दिए। लिन फैंग शक्ति में आए परिवर्तन को महसूस कर सका और उसे पहला झटका लगा, जिससे वह दर्द से कराह उठा और वार की शक्ति से हवा में उड़ गया। लू लियांग में एक चील जैसी आत्मा थी। उसके पास तीव्र और सटीक विनाशकारी शक्ति थी। यही उसकी मुख्य ताकत थी। शारीरिक शक्ति उसके लिए गौण थी, लेकिन फिर भी उसके हमले 10,000 जिन की शक्ति तक पहुंच सकते थे, जो अलौकिक शारीरिक शक्ति का प्रतीक था। लिन फैंग के मन में शंका थी। उसे यकीन नहीं था कि वह ये लड़ाई जीत पाएगा। 8वें ची स्तर और लिंग ची स्तर के बीच बहुत बड़ा अंतर था। ची स्तर और लिंग ची स्तर के बीच बहुत बड़ा फासला था। ची स्तर पर रहते हुए लिंग ची स्तर के किसी व्यक्ति से लड़ना शक्ति का ऐसा अंतर था जिसे केवल तकनीक से पार नहीं किया जा सकता था। लिन फैंग वास्तव में लू लियांग को हराना चाहता था, लेकिन यह अवास्तविक था। गरजती हुई बिजली। लिन फैंग ने अपनी तलवार घुमाकर फिर से प्रहार किया। हालांकि लिन फैंग ने हमले की पहल नहीं की। वूश स्विश वूश स्विश। तलवार के एक के बाद एक वार हो रहे थे। लिन फैंग अपने चारों ओर हवा में लगातार प्रहार कर रहा था। उसके चारों ओर से लगातार गर्जना की आवाजें सुनाई दे रही थीं।
पूरी गुफा गर्जना से गूंज रही थी, मानो गर्जन के देवता ने इस पर्वत पर कहर बरपाया हो। जितनी कम समय में लिन फैंग ने ये कई वार किए, उतने ही कम समय में उसके शरीर के चारों ओर ची ऊर्जा का एक ऐसा आवरण छा गया जो हवा में फैल गया। उसकी तलवार से निकलने वाली विनाशकारी ची ऊर्जा ने उसे एक बुलबुले की तरह घेर लिया था। रक्षा, तुम्हें अब भी लगता है कि तुम रक्षा कर सकते हो? मैं इस अवसर का लाभ उठाकर तुम्हें दिखाऊंगा कि लिंग ची स्तर के प्रतिद्वंद्वी के हमलों के सामने तुम्हारी रक्षा कितनी हास्यास्पद होगी। लू लियांग हंसते हुए बोला। चील आत्मा के पंख हिलने लगे और चील ने लिन फैंग की ओर छलांग लगाए। एक शक्तिशाली ची तलवार ची से बने ऊर्जा बुलबुले से टकराए। धमाका। तलवार की ऊर्जा से घिरे लिन फैंग को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह एक छोटी नाव में बैठा हो जो विशाल सागर पर धीरे धीरे तैर रही हो। फिलहाल उसकी नाव शांत नहीं थी और एक भयंकर तूफान के कारण इधर उधर हिल रही थी। विरोधी की ऊर्जा चारों ओर से ऊर्जा के बुलबुले पर लगातार प्रहार कर रही थी, जिससे बुलबुले के लिए उसे हर वार से पूरी तरह बचाना मुश्किल हो रहा था। ऊर्जा के बुलबुले को पार कर चुके वारों से उसके शरीर को कुछ चोटें आई थीं। हालांकि ऊर्जा का सागर अब भी पहले की तरह शांत और सुंदर दिख रहा था। ऊंचाई पर उड़ता हुआ बाज। लू लियांग ने देखा कि उसके पंजों से निकलने वाली ऊर्जा का लिन फैंग पर लगभग कोई असर नहीं हो रहा था। लू लियांग नीचे झुक गया और अपने दोनों हाथों से अपनी ऊर्जा को चीलों में बदल दिया। ये चीलें हवा में उड़ गईं और फिर ऊर्जा के बुलबुले के अंदर मौजूद लिन फैंग की ओर सीधे नीचे की ओर बढ़ने लगी। ऊर्जा से भरी ये चीलें लू लियांग के पंजों में जा गिरी, जिन्होंने लिन फैंग पर प्रहार किया। धमाका। इस हमले की वजह से उत्पन्न झटके से लिन फैंग के चारों ओर की तलवार ऊर्जा में तीव्र कंपन हुआ। लिन फैंग का शरीर भी थोड़ा कांप गया, लेकिन फिर संभलने से पहले ऊर्जा का बुलबुला फिर से स्थिर हो गया और लिन फैंग अपनी गतिहीन अवस्था में लौट आया। जब लू लियांग ने देखा कि वह लिंग ची स्तर में प्रवेश न कर चुके एक साधक पर कोई प्रभावी हमला नहीं कर सकता, तो वह उन्माद में पागल हो गया। उसका पूरा शरीर एक चील में परिवर्तित हो गया और वह लिन फैंग की दिशा में बेतहाशा हमला करने लगा। लिन फैंग पर लगातार बढ़ते हुए हमले हो रहे थे। लू लियांग की उग्र शक्ति उसके क्रोध के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। पूरी गुफा लिन फैंग के चारों ओर फैली तलवार की ऊर्जा से निकलने वाली गर्जनाओं से गूंज रही थी। गुफा की छत से चट्टानें गिरने लगीं और दबाव के कारण फट गईं, जिससे ऐसा लग रहा था कि गुफा किसी भी क्षण ढह सकती है। लिन फैंग के मुंह के कोने से खून टपक रहा था। लू लियांग के सभी हमलों की ताकत अब 12,000 जिन से कम नहीं थी। उसके हमले अनियमित थे, वह बेतरतीब ढंग से वार कर रहा था, जिससे हमलों से बचना मुश्किल हो रहा था। लगातार हमलों को सहते हुए लिन फैंग का शरीर और भी ज्यादा क्षतिग्रस्त होता जा रहा था। मुझे इसे खत्म कर देना चाहिए। लिन फैंग की आंखें ठंडी थीं। उसने अपनी लंबी तलवार को धीरे से हवा में घुमाया, जिससे एक अदृश्य ऊर्जा उत्पन्न हुई। वातावरण से तलवार की ऊर्जा का एक अविश्वसनीय भंडार उसकी तलवार की ओर प्रवाहित हो रहा था। उसकी तलवार की धीमी और कोमल गति मात्र से ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली गर्जनाएं उत्पन्न हो रही थीं। तलवार की शक्ति, तलवार की प्राकृतिक ऊर्जा ने उसे घेर लिया था। यही गर्जनाशील वज्र की असली शक्ति है जो अपने मार्ग में आने वाली हर चीज को नष्ट कर सकती है। लिन फैंग की तलवार से एक अत्यंत विनाशकारी शक्ति निकल रही थी। पूरा वातावरण उसकी तलवार की उपस्थिति से भर गया था। लू लियांग को एहसास हुआ कि एक अविश्वसनीय शक्ति उसके करीब आ रही है। उसकी ईगल आत्मा कांप उठी और वह तुरंत पीछे हटने लगा। तलवार की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि ईगल आत्मा पलक झपकते ही पीछे हट गई। लिन फैंग ने अपनी तलवार को चलाना बंद नहीं किया, जिसमें लगातार तलवार की ऊर्जा एकत्रित हो रही थी। उसने लू लियांग की ओर बढ़ने के लिए अपनी मूनलाइट फेदर एजिलिटी तकनीक का प्रयोग करना शुरू कर दिया। लिन फैंग की तलवार से भयानक गर्जनाएं निकल रही थीं और लू लियांग पर प्रहार कर रही थीं। उड़ता हुआ चील। लू लियांग ने जोर से चिल्लाते हुए अपने दोनों हाथों से ची ऊर्जा को मुक्त किया, जो एक बार फिर 2 चीलों में परिवर्तित होकर हवा में उड़ गई। उसके पंजों में पुनः समाहित हुई ची ऊर्जा अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी। बूम! शक्ति के एक भयानक विस्फोट से गुफा पूरी तरह भर गई। पूरी गुफा कांप उठी। चांदनी रात में पंखों जैसी फुर्ती। लिन फैंग का पूरा शरीर चांदनी की किरण में बदल गया, जिससे पूरी गुफा जगमगा उठी। जैसे ही वह गुफा के निकास द्वार की ओर बढ़ा, उसकी तलवार चमक उठी। आह! हरामखोर! लू लियांग ने भयंकर क्रोध से चिल्लाते हुए कहा। उसके हाथ पूरी तरह खून से लथपथ थे। लिन फैंग के हमले में वह बुरी तरह घायल हो गया था। अगर हमले के समय लू लियांग पीछे नहीं हटता तो शायद उसकी जान चली जाती। लू लियांग ने कभी सोचा भी नहीं था कि 8वीं ची परत का कोई व्यक्ति उससे लड़ सकता है, उसे घायल कर सकता है और उससे भी बड़ी बात, उसके अपने भाई को उसकी आंखों के सामने मार सकता है। लू लियांग ने अपने मरते हुए भाई के शरीर को गले लगाया। उसका चेहरा क्रूरता से भरा हुआ था और दुख व क्रोध से विकृत हो गया था। उस क्षण वह सचमुच एक राक्षस जैसा लग रहा था। लू फी के गले से भारी मात्रा में खून बह रहा था। उसने अपनी अंतिम सांस ले ली थी। गुफा से भागते समय लिन फैंग ने अपना गला काट लिया था। ये लिन फैंग की बदला लेने की उत्कृष्ट कृति थी। जब तक मैं, लू लियांग, इस दुनिया में जीवित हूं, तुम्हें कभी चैन नहीं मिलेगा। लू लियांग की आवाज गुफा में गूंजी और ऐसा लगा जैसे नरक में कैद किसी राक्षस की हो। जू हुआन भयभीत होकर कांप रही थी। वह गुफा की दीवार से टिकी हुई थी क्योंकि अब उसमें खड़े होने की ताकत नहीं बची थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लिन फैंग की शक्ति इतनी प्रबल होगी कि लू लियांग भी ऐसी दयनीय स्थिति में पहुंच जाएगा। अगर लिन फैंग ने लू लियांग की चीखें सुनी होती तो अपनी इस उत्कृष्ट रचना के परिणाम पर उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान होती। लू लियांग उसका हमेशा पीछा करता रहेगा और उसे कभी चैन नहीं मिलेगा। ऐसे व्यर्थ शब्द बोलने की क्या जरूरत थी? अगर वह उसका हमेशा पीछा करता रहा तो उसका भी वही हाल होगा जो उसके भाई का हुआ था। लिन फैंग अब इतना उदार नहीं था कि किसी को दूसरी बार जान बचाकर जाने दे। ये बात वह पहले ही स्पष्ट कर चुका था। फिर भी लूफी बदला लेने के लिए वापस आया। लिन फैंग लूफी को केवल एक बार ही जान बचाने देगा।
लिन फैंग दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति नहीं था। वह कभी भी दूसरों को उकसाने की पहल नहीं करता था। वह अनावश्यक रूप से दूसरों को नहीं मारता था, लेकिन अगर कोई उसे उकसाता और जान से मारने की कोशिश करता तो वह स्पष्ट रूप से अपनी रक्षा करता और उनका विरोध करता था। लिन फैंग आधे घंटे तक दौड़ा और धीरे धीरे उसकी गति धीमी हो गई। उसने खून की उल्टी की, जिसे वह लड़ाई के बाद से रोके हुए था। लड़ाई में लिन फैंग बुरी तरह घायल हो गया था और वास्तव में उसकी स्थिति बहुत खराब थी। अगर लड़ाई जारी रहती तो उसकी जान चली जाती। इसीलिए उसने अपने प्रतिद्वंद्वी का ध्यान भटकाने के लिए कुछ छोड़ा और खुद को घायल न होने का दिखावा करते हुए चला गया। आखिर उसके और उसके प्रतिद्वंद्वी के स्तर में बहुत बड़ा अंतर था। वह केवल 8वें ची स्तर पर था और उसने लिंग ची स्तर के एक साधक से लड़ाई लड़ी थी। उस लड़ाई पर उसे खुद पर गर्व था। उसने चमत्कारी औषधियों से भरा जार निकाला। उसने एक औषधि निकाली, उसे मुंह में डाला और तुरंत निगल लिया। उसके पूरे शरीर में ताजगी और सुकून का एहसास फैल गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके विचार, जो धीमे हो गए थे, अचानक फिर से स्पष्ट और तीव्र हो गए हों। वह फिर से स्पष्ट और तेजी से सोच पा रहा था। उसे ताजगी का अनुभव हो रहा था। पल भर में उसके सारे घाव ठीक हो गए। कितनी कारगर और गहरी गोली है। लिन फैंग की आंखों में सुखद आश्चर्य झलक रहा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि रक्षक कोंग ने कहा था कि हानमान को ठीक करने के लिए एक गोली ही काफी है। लिन फैंग को यह बात थोड़ी संदिग्ध लगी, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी उच्च गुणवत्ता वाली गोलियों का जार उसे इतनी आसानी से मिल सकता है। उसने हानमान को एक साथ 3 गोलियां दे दी और यहां तक कि जिंग यून को भी 3 और गोलियां दे दी, ताकि अगर वे कम पड़े तो काम आ सके। सावधानी बरतने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस क्षण लिन फैंग समझ गया कि ये अद्भुत गोलियां वास्तव में कितनी शक्तिशाली और दुर्लभ थीं। लिन फैंग को न केवल यह महसूस हुआ कि उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई हैं, बल्कि उसे यह भी महसूस हुआ कि उसकी ताकत में एक बार फिर काफी सुधार हुआ है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे साधक गहन औषधियों का उपयोग करना चाहते हैं। वे अत्यंत शक्तिशाली होती हैं। यहाँ तक कि उपचार की औषधियां भी साधना में बहुत लाभकारी होती हैं। 9 बादलों के महाद्वीप में कई साधक गहन औषधियां बनाते और हथियार गढ़ते थे। गहन औषधियां बनाने और हथियार तैयार करने में सक्षम साधकों को अत्यंत सम्मान प्राप्त था, क्योंकि वे गुरुओं में भी उस्ताद माने जाते थे। समाज में उनका उच्च स्थान था, क्योंकि इन क्षेत्रों में प्रतिभावान व्यक्ति मिलना दुर्लभ था। युन हाई संप्रदाय में भी कुछ साधक उपचार औषधियां बनाते थे, लेकिन लिन फैंग एक साधारण शिष्य होने के कारण अभी तक इन गुरुओं से संपर्क नहीं कर पाया था। साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका युद्धों में भाग लेना है, क्योंकि यह किसी बाहरी शक्ति द्वारा कृत्रिम रूप से निर्मित नहीं होता। ये गहन औषधियां तो केवल एक सहायक थीं, जिनका उपयोग युद्ध के दौरान संघर्षों के साथ साथ करना आवश्यक था। लिन फैंग साधना के मार्ग पर पहले ही बहुत कठिनाइयों का सामना कर चुका था। अब उसे अभ्यास करने और इस युद्ध से प्राप्त ज्ञान को सुदृढ़ करने के लिए एक और उपयुक्त स्थान खोजना था। ये 9वें ची स्तर तक पहुंचने का अवसर हो सकता था। 9वें ची स्तर तक पहुंचने के बाद वह यांगझोउ शहर लौटकर अपने चचेरे भाई के साथ वार्षिक सम्मेलन में भाग लेगा। लिन फैंग ने पीछे मुड़कर आसपास के नजारे को देखा। यह नजारा उसे आश्चर्यजनक रूप से जाना पहचाना लगा। यह मूल रूप से यही था। लिन फैंग ने चमकती आंखों से सोचा। उसने तुरंत दूर तक देखा और मुस्कुराया। दूर से उसे 2 पहाड़ दिखाई दिए जो मानो तलवार से चीर दिए गए हों। ये वही पहाड़ थे जहां उसने सूर्य की रोशनी को पहाड़ों के बीच से गुजरते देखा था। लेकिन वहीं उसकी मुलाकात एक निर्दयी लड़की से हुई थी। मुझे अभ्यास करने के लिए इतनी अच्छी गुफा मिल गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ आसपास इतनी अच्छी जगहें भी होंगी। लगता है मुझे इसे अपना बना लेना चाहिए। लिन फैंग जाहिर तौर पर यह बात नहीं भूलने वाला था कि उस लड़की ने उसे 2 बार जान से मारने की कोशिश की थी। इस बार वह ये देखने वाला था कि क्या उसके हमले उसके शरीर के एक बाल तक भी पहुंच पाते हैं। लिन फैंग पहाड़ी गुफा की ओर तेजी से चलने लगा। आखिरकार वह वहां पहुंचा और बिना किसी झिझक के अंदर प्रवेश कर गया। जब लिन फैंग उस गुफा में दाखिल हुआ जहां से सूरज की रोशनी आ रही थी, तो कुछ लोगों ने उसे देखा और इस नजारे को देखकर दंग रह गए। वे लिन फैंग को गुफा से बाहर निकाले जाने का नजारा देखने के लिए बाहर ही खड़े रहे। उस शिष्य ने साथी शिष्य लियूफी के प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना अनुमति के घुसने की हिम्मत की थी। उसने वाकई लापरवाही बरती थी। अगर उसने अंदर कोई मूर्खतापूर्ण हरकत नहीं की तो उसे बाहर निकालकर उसके अपराध के लिए पीटा जाएगा। कुछ ही क्षणों में लिन फैंग फिर से पहाड़ के भीतर खुले क्षेत्र में प्रवेश कर गया। वह गर्म पानी के झरने के सामने खड़ा था। वहां अभी भी कई गुफाएं थीं। अगर कोई बाधा न डाले तो वे साधना के लिए वास्तव में उत्तम स्थान थी। उस समय पिछली बार की तरह ही लियूफेई गर्म पानी के झरने के नीचे साधना कर रही थी। उसका सिर पानी के नीचे था, जिससे उसे केवल बारीकी से देखने पर ही देखा जा सकता था। उसकी आंखें बंद थीं और वह सांस रोककर साधना कर रही थी। अभ्यास का यह तरीका सांस लेने की तकनीक को सुधारने का एक बेहतरीन तरीका था। अपनी सांस लेने की तकनीक में सुधार करके लियूफेई एक ही सांस में कई तीर चला सकती थी। उसके तीरों की शक्ति भी बढ़ जाती थी। इस बार लिन फैंग ने जल्दबाजी में छलांग नहीं लगाई। वह उसके दोबारा सतह पर आने का इंतजार कर रहा था। जब उसका खूबसूरत चेहरा पानी की सतह पर दिखाई दिया तो लियूफी ने लिन फैंग को वहां खड़ा देखा। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। उसने तुरंत गुस्से से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम फिर आ गई। जी हाँ, मैं फिर से आ गया हूँ, लिन फैंग ने अपनी आवाज में छिपी ठंडक के साथ कहा। लिंग ची स्तर के एक साधक से लड़ने के बाद उसे लगा कि उसके पास लियूफी से युद्ध करने के लिए पर्याप्त शक्ति है। हालांकि लियूफी सर्वश्रेष्ठ साधारण शिष्यों में से एक था, फिर भी लिन फैंग को पूरा भरोसा था। आखिरकार लिन फैंग जिंग हाओ जितना शक्तिशाली नहीं था और उसने जिंग हाओ को हराया था। हालांकि उनकी युद्ध शैलियां अलग थीं और उसे सावधान रहना होगा। मैंने कितने दिनों तक साधना की? लिन फैंग ने लियूफी के चेहरे के भावों पर ध्यान दिए बिना पूछा। 20 दिन, लियूफी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया।
इतनी देर, लिन फैंग ने भौहें चढ़ाईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतनी देर तक ध्यान करेगा। उन 20 दिनों में आपको आखिर क्या सफलता मिली? लियूफी चिल्लाए, जो अब और अनिश्चितता बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैंने अभी अभी 9वीं परत को पार किया है, लिन फैंग ने जवाब दिया। इसके तुरंत बाद वह पलक झपकते ही गायब हो गया। लिन फैंग अचानक पहाड़ों से निकलकर जल्दी से वार्षिक सम्मेलन की ओर चल पड़ा। वार्षिक सम्मेलन में ज्यादा समय नहीं बचा था। अब यांगजो शहर लौटने का समय हो गया था। लियूफी स्तब्ध रह गई। वह इस समय अपने मन में उठ रही भावना को शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी, लेकिन वह खुद को शक्तिहीन महसूस कर रही थी। जब लिन फैंग अभी भी 8वीं परत पर था, तब वह उसे आसानी से हरा सकता था। पहले वह खुद को एक प्रतिभाशाली प्रतिभा की धनी समझती थी। फिर लिन फैंग उसके जीवन में आया और उसके आत्मविश्वास को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। उसे उसकी सुंदरता से कोई मतलब नहीं था और वह उसकी प्रतिभा से कहीं आगे निकल गया था। अब उसके पास भरोसा करने के लिए क्या बचा था? यह एक नियमित रिलीज है। मैं शुक्रवार को नियमित रिलीज में शामिल नहीं हो पाया क्योंकि मुझे देर तक काम करना पड़ा था। आज का दिन बहुत व्यस्त रहने वाला है। मैंने अध्याय 32 तक का अनुवाद पूरा कर लिया है। अब मैं इन्हें संपादित करके आपके पढ़ने के लिए प्रकाशित करूंगा। मुझे एहो अपडेट्स के बारे में लगातार मैसेज मिल रहे हैं। मैंने लगभग 3 हफ्ते पहले आवेदन किया था, लेकिन उन्होंने अभी तक मुझे स्वीकार नहीं किया है। कृपया यहाँ टिप्पणी करने के बजाय जाकर उन्हें मुझे स्वीकार करने के लिए परेशान करें। अब तक अनुवाद करने के लिए यह अध्याय मेरे लिए सबसे कठिन अध्यायों में से एक था। मुझे सच में बहुत मुश्किल हुई। आशा है आपको पसंद आएगा। ज़ोक्सो। साल का अंत नजदीक आ रहा था और यांगजो शहर में चहल पहल का माहौल था। अनेक शिष्य अपने अपने संप्रदायों से घर लौटकर अपने परिवार के सदस्यों से मिलने आते थे। साल के अंत में देश के सभी शहरों और गांवों में एक भव्य वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाता था। किसानों की दुनिया में ये वार्षिक सम्मेलन प्रतिभा प्रदर्शन करने और अपने परिवार में पहचान हासिल करने का माध्यम थे। यांगजो शहर में बड़े कुलों की वार्षिक आंतरिक बैठक होती थी, जिसमें केवल उनके कुल के सदस्य ही शामिल होते थे। इस बैठक में कुल की वरिष्ठ पीढ़ी युवा पीढ़ी के शिष्यों की प्रगति का जायजा लेती थी। यांगजो शहर में कुछ शक्तिशाली कुल समय समय पर आपस में और अन्य कुलों से भी बैठकें आयोजित करते थे, जिनमें वे ये देखते थे कि किस कुल में भविष्य की सबसे अधिक क्षमता और सबसे मजबूत युद्ध शक्ति है। विसल विंड रेस्टोरेंट में युवा शिष्यों का एक समूह था। वे सभी यांगजो शहर के महान कुलों से थे। कई उत्कृष्ट शिष्य वहां शराब पीने और आगामी वार्षिक सम्मेलनों के बारे में चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए थे। मैंने सुना है कि लिन कियान की आत्मा लिंगची स्तर तक पहुंचने के बाद जागृत होने के करीब थी और इसी वजह से उसे हाओ युए संप्रदाय की कुलीन शिष्या के रूप में चुना गया था। लिन यू, क्या तुम्हें लगता है कि यह सब सच है? पंखा पकड़े एक युवा शिष्य ने पूछा। सभी लोग लिन यू को प्रश्नवाचक निगाहों से देख रहे थे। ये सब स्पष्ट रूप से सच है। जब वह लिंगची स्तर पर पहुंची तो लिन कियान ने अपनी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि देखी। मुझे लगता है कि हमारे समारोह के लिए लिन वंश असाधारण प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर पाएगा। लिन यू के चेहरे पर मुस्कान थी। उनके पिता लिन फैंग के चाचा थे और वे भी वंश के मुखिया बनने की आकांक्षा रखते थे, इसलिए परिवार में लिन यू की स्थिति स्पष्ट रूप से लिन वंश की ओर से अपने विचार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त थी। हा, उसने अभी अभी लिंगची स्तर को पार किया है। यह कोई उपलब्धि नहीं है। मेरे परिवार में गुयान ने तो 6 महीने पहले ही उस स्तर को पार कर लिया था। लिन कुल के सदस्य जाहिर तौर पर ज्यादा लड़ाइयां नहीं लड़ते। वे स्पष्ट रूप से अपने संप्रदायों की सुरक्षा में साधना करना पसंद करते हैं। लिन यू के सामने बैठे पीले जैकेट पहने युवक ने कहा। यांगजो शहर में गु कुल और लिन कुल हमेशा एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। वह लिन कुल के किसी भी सदस्य को भला कैसे स्वीकार कर सकता था? लिंगची स्तर तक पहुंचने का समय महत्वहीन है। मेरे परिवार में वेनजियांग पहले ही दूसरे लिंगची स्तर तक पहुंच चुका है। नगर प्रमुख की बेटी नाला फैंग को छोड़कर ऐसी शक्ति का मुकाबला कौन कर सकता है? वेन वंश ने भी यह आभास नहीं कराया कि शिष्यों की यह पीढ़ी कमजोर होगी। पंखा पकड़े हुए युवक ने अपनी राय देना नहीं भूला। उसके कबीले के नगर सरकार में बहुत मजबूत संबंध थे, इसलिए उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। वेनजियांग ने पहले ही दूसरे लिंगची स्तर को पार कर लिया है। कितना प्रतिभाशाली साधक है, कितनी अद्भुत प्रतिभा है। तुमने मुझे यहाँ इन बेवकूफी भरी और निरर्थक चर्चाओं को सुनने के लिए बुलाया है। पृष्ठभूमि से एक आवाज आई जो ठंडी और उदासीन थी, जिससे सब लोग चुप हो गए। वह एक बेहद खूबसूरत युवती थी, लेकिन उसके व्यवहार में एक बर्फीली सी ठंडक थी। बिल्कुल नहीं, मैंने सबको कुछ समाचार देने के लिए आमंत्रित किया है। इस वर्ष वार्षिक सम्मेलन के दूसरे दिन मेरे कुल और यांगजो के 3 महान कुलों के सदस्यों के अलावा अन्य प्रतिष्ठित लोग भी शामिल हो सकते हैं। क्यू लैन, तुम समझ ही गई होगी कि इसका क्या मतलब है। ना लेनहाई ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। सब समझ गए थे। पहले यांगजो शहर में भी वार्षिक सम्मेलन होता था, लेकिन उसमें केवल 4 सबसे शक्तिशाली कुलों के वंशज ही शामिल होते थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इस बार वे दूसरों को भी शामिल होने देंगे। ऐसा लगता है कि वे शहर के उन प्रतिभाशाली युवाओं को शामिल करना चाहते हैं जिनमें अपार संभावनाएं हैं। वे इसका उपयोग करके युवा प्रतिभाओं को जल्दी भर्ती कर सकते हैं। कहा जाता है कि क्यू लैन अनाथ है, लेकिन यांगजो शहर में उसकी प्रतिष्ठा पहले से ही अच्छी तरह स्थापित थी। यह उसकी बेहद खूबसूरत सूरत, शांत स्वभाव और स्वाभाविक प्रतिभा के कारण था। क्यू लैन ने सिर हिलाया। वह भी यह जानने के लिए उत्सुक थी कि 4 सबसे शक्तिशाली कुलों की संतानें किस प्रकार की क्षमताओं से संपन्न हो सकती हैं। हे, अब तो आने वाला समारोह वाकई शानदार होने वाला है। मैंने सुना है कि लिन कुल के उस निकम्मे ने अपनी ट्रेनिंग में काफी तरक्की कर ली है और उसने लिन यून को भी घायल कर दिया है। मुझे लगता है कि वो निकम्मा भी वार्षिक समारोह में शामिल होने आएगा। गु परिवार के उस नौजवान ने अपने चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा। उसके अंदर उत्साह उमड़ रहा था। गु सोंग, तुम्हारा क्या मतलब है?
हमारे लिन वंश में तो बहुत से प्रतिभाशाली शिष्य हमारी सभा में शामिल होने आते हैं, तो हमें ऐसे किसी बेकार आदमी की क्या जरूरत है। लिन यू ने जवाब दिया, जो स्पष्ट रूप से समझ गया था कि वे किसका जिक्र कर रहे हैं। अगर वह लिन फैंग को वार्षिक सभा में बुलाना चाहता था तो जाहिर है कि वह लिन वंश का मजाक उड़ाना चाहता था, वह अपने वंश की युवा पीढ़ी का उपहास करना चाहता था। हे तुम अपने ही परिवार के सदस्य को कचरा कह रहे हो, ये तो ठीक नहीं लगता। गू सोन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कचरा तो कचरा ही होता है, इसमें अनुचित क्या है। इसके अलावा मैं भी खून के रिश्ते से मुख्य परिवार का सदस्य हूँ, देर सवेर में भी। लिन यू अपनी बात पूरी नहीं कर पाया क्योंकि किसी बात ने उसे रोक दिया। उसने बस आह भरी और आगे बोलना बंद कर दिया। ठीक उसी क्षण जिस कचरे के टुकड़े के बारे में वे बात कर रहे थे, वह कियानलीज ऊपर सवार था और यांगजो शहर में प्रवेश करने ही वाला था। 10 दिनों की यात्रा के बाद भी लिन फैंग के चेहरे पर थकान का नामोनिशान नहीं था। कियानलीज पर बैठना थका देने वाला था, लेकिन लिन फैंग के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और उसमें जरा भी सुस्ती नहीं झलक रही थी। पिछली बार जब लिन फैंग यांगजो शहर में था, उसकी तुलना में उसका रूप रंग कहीं अधिक मजबूत और ताकतवर लग रहा था। उसके चेहरे के भाव सख्त थे और वह एक ऐसे व्यक्ति की तरह दिख रहा था जिसे पता था कि जीवन से उसे क्या चाहिए। अपनी तलवार को पीठ पर करीने से म्यान में रखे, कमर पर चांदी की चमकती बेल्ट बांधे और कियानलीज ऊपर विजयी मुद्रा में सवार लिन फैंग ने अनेक लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उनके पहनावे और सौम्य लेकिन जोशीले रूप को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता था कि वे शहर के किसी शक्तिशाली कुल के शिष्य थे, जो किसी बड़े संप्रदाय में साधना करते थे लेकिन वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए वापस आए थे। चलते रहो, लिन फैंग ने कहा। यांगजो शहर पहुंचते ही कियानलीजू ने अपनी गति धीमी कर दी और सरपट दौड़ना बंद कर दिया। लिन फैंग एक रेस्तरां के पास से गुजर रहा था, तभी इमारत की छत से एक आवाज आई। आवाज भले ही धीमी थी, लेकिन लिन फैंग की सुनने की शक्ति बहुत तेज थी। लिन फैंग ने सिर उठाकर देखा तो पाया कि कोई उसे घूर रहा है। हे नीचे कौन है? क्या वो लिन कबीले का युवा स्वामी हो सकता है? आपका ऐसे समय में प्रकट होना वाकई एक संयोग है। वो युवक लिन फैंग को तिरस्कार भरी निगाहों से देख रहा था। कुछ ही क्षण बाद ऊपरी मंजिल की खिड़की पर कई चेहरे दिखाई दिए। उनमें से एक उदास चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था। लिन फैंग ने सोचा। लिन यू उसका चचेरा भाई था और लिन कुल में उसका उच्च स्थान था, लेकिन वो केवल 8वीं चीज स्तर तक ही पहुंचा था। कुल के अन्य लोगों की तुलना में वो उतना प्रतिभाशाली नहीं था, इसलिए उसने अपने वंश का मुख्य परिवार से जुड़ाव होने का फायदा उठाकर दूसरों के बीच अपना रुतबा ऊंचा कर लिया था। लिन यू को लिन फैंग के लिए जरा भी सम्मान नहीं था। वह गुस्से से भौहें चढ़ा बैठा। उसने सोचा भी नहीं था कि लिन फैंग वहां मिलेगा। बाकी लोग लिन फैंग का इस्तेमाल करके उसके लिन परिवार का और भी मजाक उड़ाएंगे। लिन फैंग, हम कुछ शिष्य वार्षिक सम्मेलन से पहले यहाँ एकत्रित हुए हैं। चूंकि हमारी मुलाकात हुई है, कृपया ऊपर आकर हमारे साथ बैठिए। जैसा कि अपेक्षित था, गू सोन ने तुरंत लिन फैंग को उनके साथ बैठने के लिए आमंत्रित किया, जाहिर तौर पर अच्छे इरादे से नहीं। लिन फैंग, तुमने इतनी लंबी दूरी तय की है, पहले घर जाओ और आराम करो, लिन यू ने कहा, जो स्पष्ट रूप से लिन फैंग को उनके साथ आकर शामिल होते देखना नहीं चाहती थी। लिन फैंग मन ही मन व्यंग्य भरी मुस्कान लिए मुस्कुरा रहा था। लिन कुल में उसका दर्जा अभी भी युवा स्वामी का ही था। लिन फैंग ने देखा कि लिन यू ने उसके प्रति जरा भी शिष्टाचार नहीं दिखाया, बल्कि लिन यू ने उससे अभद्र तरीके से बात की। लिन फैंग जो भी करता, लिन यू भी वही करता। मैं कुछ भी करूं, तुम्हारे चेहरे पर यही दिखता है कि तुम संतुष्ट नहीं हो, लिन फैंग ने सोचा। फिर उसने गू सोन की ओर देखा और कहा, ठीक है, मैं ऊपर आता हूं। रुको। लिन यू की आवाज और भी ठंडी हो गई और उसने आगे कहा, लिन फैंग, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए। सच कहूं तो तुम्हें सीधे घर चले जाना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लिन फैंग ने लिन यू की आंखों में सीधे देखते हुए चिल्लाकर कहा और फिर ठंडे स्वर में बोला, कुल में तुम्हारा क्या रुतबा है जो तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत देता है? लिन फैंग अब पहले जैसा डरपोक और कमजोर नहीं था। उसके पिता का कुल में बहुत ऊंचा दर्जा था, वे लिन कुल के मुखिया थे। इसलिए लिन यू को लिन फैंग से ऊपर खुद को परिवार में श्रेष्ठ समझने का कोई अधिकार नहीं था। अगर लिन फैंग एक कुशल साधक न होता तो उसके पिता की अनुपस्थिति में दूसरे लोग उसे धमकाने की हिम्मत रखते। जब लिन यू ने लिन फैंग को इस तरह बात करते सुना तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लिन फैंग इतना बदल जाएगा। एक कमजोर व्यक्ति के लिए यह प्रतिक्रिया बिल्कुल अनुचित थी। लिन यू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लिन फैंग को क्या जवाब दे। कुल में लिन फैंग का रुतबा उससे कहीं ऊंचा था, वह परिवार का युवा मुखिया था। भले ही लिन यू उसका चचेरा भाई था, फिर भी उसे लिन फैंग के प्रति घमंडी रवैया अपनाने का कोई अधिकार नहीं था, भले ही लिन फैंग ने उसे सबके सामने शर्मिंदा किया हो। लिन कबीले के युवा मुखिया के रूप में लिन फैंग का यही रवैया है, गू सोन ने उन्हें झगड़ते हुए देखने की उम्मीद में कहा, जिससे लिन यू और भी क्रोधित हो गई। उसी क्षण लिन फैंग अपने घोड़े से उतर चुका था और उसने लगाम रेस्तरां के मालिक को सौंप दी। इसके तुरंत बाद वह तीसरी मंजिल पर गया और अन्य शिष्यों के निजी कमरे की ओर चल पड़ा। टेबल पर 8 लोग बैठे थे, वे सभी शक्तिशाली कुलों के युवा शिष्य थे। लिन फैंग को अंदर आते देख सब चुप रहे।
सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे चुपचाप अपनी शराब पी रहे थे। सबने लिन फैंग को नजरअंदाज कर दिया, यहाँ तक कि गू सोन, जिसने कुछ देर पहले ही लिन फैंग को ऊपर बुलाया था, वह भी चुप रहा और मुस्कुराता रहा। ये निकम्मा खुद को बेवकूफ बना रहा है। गू कुल का युवा मुखिया होते हुए भी मेरे कुल का मजाक उड़ाने की तुम्हारी हैसियत क्या है? लिन यू ने लिन फैंग की तरफ देखे बिना कहा, मानो वो खुद से ही बात कर रहा हो। परिवार के मुखिया का बेटा, यही मेरी हैसियत है। लिन यू, शायद तुम भूल गए हो, लेकिन वह निकम्मा लिन कबीले के मुखिया का बेटा है। गू सोन ने याद दिलाया। उसे इस तरह की स्थिति में सबसे ज्यादा मजा आता था, लिन कबीले को बेइज्जत होते देखकर। लिन फैंग मुस्कुराया। सब लोग गू सोन की ओर देख रहे थे। लिन फैंग कुछ कदम आगे बढ़कर गू सोन के पास पहुंचा। क्या मैं बैठ सकता हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें यहाँ बैठने का अधिकार है? वेन शान ने अभद्र लहजे में कहा। यांगजो शहर में 4 शक्तिशाली कुल थे। शहर के मुखिया का परिवार सबसे शक्तिशाली था। अन्य 3 बड़े कुलों के बीच लगातार शत्रुता बनी हुई थी और गू कुल और लिन कुल के बीच विशेष रूप से तनाव था। गू कुल लिन कुल पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। वेन कुल भी जाहिर तौर पर ऐसा करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। ओह, आपका मतलब क्या है? लिन फैंग ने वेन शान की ओर नहीं देखा और केवल गू सोन से पूछा। समझ नहीं आता, तुम निकम्मे, तुम्हें हमारे साथ बैठने का कोई हक नहीं। गू सोन ने लिन फैंग से तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा। लिन फैंग को वाकई इस बात का अंदाजा नहीं था कि इन शिष्यों के सामने उसकी हैसियत कितनी गिरी हुई है। आहा, मैं समझ गया, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, है ना? लिन फैंग ने अपना आपा खोए बिना कहा। वह पहले की तरह ही शांत था। जो भी हो, दफा हो जाओ। गू सोन गुस्से से चिल्लाया। उसे उम्मीद थी कि लिन फैंग डरकर पीछे हट जाएगा और उसे लिन कबीले को अपमानित करने का मौका मिल जाएगा। इस प्रायोजित अध्याय के लिए गैरी आर को विशेष धन्यवाद। आशा है आप सभी को पसंद आएगा। आज बाद में और भी कुछ आएगा। आज रात पीएमजी के प्रशंसकों के लिए अच्छी रात होगी ज़ोक्स। लिन फैंग के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। उसने मेज की ओर हाथ बढ़ाया, शराब का एक प्याला उठाया, प्याले को झुकाया और धीरे धीरे उसे गू सोन के सिर पर उड़ेल दिया। सब लोग चुप हो गए और स्तब्ध रह गए। जाहिर है, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि लिन फैंग इस तरह के अपमान का बदला लेने की हिम्मत करेगा, और उन्होंने तो ये भी नहीं सोचा था कि वह सचमुच गू सोन के सिर पर शराब डाल देगा। पूरी भीड़ स्तब्ध रह गई और उत्सुकता से ये दृश्य देखती रही, खासकर लिन यू, जिसके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान थी। वह न केवल गू सोन को अपमानित होते हुए देख रहा था, बल्कि उस कचरे के टुकड़े को गू सोन के हाथों कुचलते हुए भी देखने वाला था। वह अद्भुत दृश्य उसकी आंखों के सामने घट रहा था, भला वह खुश क्यों न होता। गू सोन ने भी लिन फैंग से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। उसकी आंखें बंद थीं क्योंकि थोड़ी शराब उसकी आंख में चली गई थी, जिससे उसे हल्का दर्द हो रहा था। फिर उसने नंगे हाथों से अपने चेहरे से शराब पोंछ ली। फिर उसने अपनी आंखें खोली जो गुस्से से सिकुड़ने लगीं। उसकी आंखें इतनी सिकुड़ गई थी कि वह एक घातक सांप जैसा लग रहा था। आज उस निकम्मे की किस्मत खराब है। वो मरेगा तो नहीं, लेकिन मैं उसे मरने की तमन्ना जरूर करवाऊंगा। गू सोन के ठंडे चेहरे को सबने देखा। ऐसा लग रहा था कि भविष्य में लिन कबीले और गू कबीले के बीच और भी ज्यादा दुश्मनी बढ़ेगी। तुमने मेरे सिर पर शराब डालने की हिम्मत कैसे की? गू सोन ने कहा। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। उसकी आवाज धीमी थी। उसने शांत भाव से कहा था, लेकिन इसी वजह से यह और भी डरावना लग रहा था। गू सोन गुस्से से आग बबूला था। क्या तुम्हारी आंखें बंद थीं इसलिए तुम्हें पता नहीं चला कि मैं ही हूँ? जल्दी करो, कोई मेरे लिए एक और प्याला शराब लाओ। लिन फैंग ने और शराब लाने का इशारा करते हुए कहा। सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आता, तुम्हारे जैसे निकम्मे को ऐसा करने की हिम्मत कहां से मिलती है? क्या तुमने अपने किए के परिणामों के बारे में सोचा भी है? या तुमने मूर्खता से यह सोचा था कि लिन यू तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ा होगा? गू सोन ने लिन फैंग और लिन यू दोनों का मजाक उड़ाते हुए कहा। लिन फैंग ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने मेज पर रखी शराब की बोतल उठाई, उसे खोला और गू सोन के सिर के ऊपर उठा दिया। गू सोन वहीं अचंभित खड़ा रह गया, क्योंकि शराब उस पर लगातार गिरती रही, जिससे न केवल उसका चेहरा बल्कि पूरा शरीर भीग गया। मुझे ये भी समझ नहीं आता कि तुम बार बार कचरा शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हो। क्या तुम मुझे डराना चाहते हो, या फिर अपने अंदर छिपी उस भयानक भावना को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि तुम इतने तुच्छ हो? क्या अब तुम हिचकिचा रहे हो? क्या गू वंश के इस नाजायज बेटे में हिम्मत नहीं बची? हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या ये हिम्मत उसे आम खून से मिली है या गू वंश के खून से। गू सोन गूकुल के मुखिया और एक दासी का पुत्र था। वह निस्संदेह एक युवा स्वामी था, लेकिन कुल के पदानुक्रम में उसका पद छोटा था। यही गू सोन का सबसे गहरा अफसोस था। इस बात का जिक्र मात्र ही उसके दिल में एक गांसी पैदा कर देता था। उसे यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि कोई उसके सामने इस विषय का जिक्र करे। लिन फैंग के शब्दों ने स्पष्ट रूप से एक बहुत ही संवेदनशील विषय को छू लिया था। तुम मरना चाहते हो? जैसा कि उम्मीद थी, गू सोन के चेहरे के भाव बदल गए और वह और भी ज्यादा क्रूर दिखने लगा। वह क्रोध से उबल रहा था और उसकी हत्या करने की मंशा छिपी नहीं रह सकी। गू सोन ने बिना किसी झिझक के लिन फैंग पर प्रहार करने के प्रयास में अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाई। उसकी मुट्ठी अविश्वसनीय गति से हवा में सीटी बजाती हुई गुजरी। मेज पर बैठे सभी लोग उस मुक्के की गति और ताकत देखकर भय से कांप रहे थे। गू सोन सचमुच क्रोधित था। उसका मुक्का लिन फैंग का सिर इतनी ताकत से फोड़ने के इरादे से मारा गया था कि मानो गर्दन से धड़ से अलग हो जाए। उसने लिन फैंग का सिर धड़ से अलग करने के इरादे से हमला किया था। बाकियों के विपरीत लिन यू के चेहरे पर मुस्कान और भी बढ़ गई, और वह मुस्कान असाधारण रूप से चौड़ी थी। उसने दिल से यही कामना की थी कि गू सोन के वार से लिन फैंग की दर्दनाक मौत हो जाए, लेकिन जो होना था वो नहीं हुआ। गू सोन का मुक्का उसके और लिन फैंग के बीच में ही रुक गया। जाहिर है, ये गू सोन की दया नहीं थी।
बल्कि एक हथेली ने उसके मुके को पूरी तरह रोक दिया था। उस हथेली ने मुके को पूरी तरह रोक दिया और एक ही झटके में गूसोन की मुट्ठी को पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उस हथेली ने गूसोन के मुके को बड़ी आसानी से रोक दिया हो। चोट के कोई निशान नहीं थे और ऐसा लग रहा था जैसे ये बहुत ही सहजता से हुआ हो। गूसोन का चेहरा लाल हो गया और वो अपनी मुट्ठी को हथेली से हटा नहीं पा रहा था। लिन फैंग ने ही इतनी सहजता से हाथ बढ़ाकर मुके को रोका था जैसे सांस ले रहा हो। उसके चेहरे पर संघर्ष का कोई भाव नहीं था और वो अभी भी बहुत शांत और सहज था। सब लोग सदमे में थे। भला ऐसा कैसे हो सकता है? लिन फैंग ने इतने शक्तिशाली हमले को इतनी आसानी से कैसे रोक लिया? इसके अलावा लिन फैंग के चेहरे के भाव बिल्कुल भी नहीं बदले थे, जबकि गूसोंग अपनी मुट्ठी लिन फैंग की पकड़ से छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रहा था। सच कहूं तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तुम गू कुल के एक और निकम्मे बदमाश हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझे चिढ़ाने का अधिकार है। तुम मुझे कचरे का टुकड़ा कहते हो। तुम्हारी हैसियत क्या है? क्रंच। गूसोंग ने एक भयानक चीख मारी। उसकी मुट्ठी में तेज दर्द हुआ। दर्द से उसका चेहरा बुरी तरह विकृत हो गया। लिन फैंग ने सिर्फ अपनी मुट्ठी की ताकत से उसकी मुट्ठी को कुचल दिया था। दफा हो जाओ, मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ने का फैसला किया है, लिन फैंग ने गूसोंग की मुट्ठी पकड़े हुए हाथ को हिलाते हुए कहा। इसके तुरंत बाद गूसोंग को ऊपरी मंजिल की खिड़की से बाहर फेंक दिया गया। बाहर सभी ने गूसोंग के शरीर के जमीन पर जोर से गिरने की आवाज सुनी, जिसके बाद दर्द भरी कराहें सुनाई दी। टेबल पर बैठे सभी लोग पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। गूसोंग 8वें स्तर पर था और पलक झपकते ही उस निकम्मे ने उसे घायल कर दिया और फिर खिड़की से बाहर फेंक दिया। आखिर हुआ क्या था? उफ, सबने राहत की सांस ली। क्या वाकई यही लिन परिवार का निकम्मा सदस्य है? लिन फैंग ने सब पर एक नजर डाली। तुरंत बाद उसने लिन यू की ओर देखा। लिन फैंग को शांत भाव से अपनी ओर देखते देख लिन यू बुरी तरह भयभीत हो गया। दरअसल लिन यू ने अभी अभी लिन फैंग को कचरे का टुकड़ा कहा था और उसके सामने एक भयानक राक्षस खड़ा था जिसे पहचानना उसके लिए मुश्किल था। ऐसा लग रहा था मानो लिन फैंग पूरी तरह बदल गया हो। वह एक खूंखार जानवर में तब्दील हो गया था जो इंसानी रूप में छिपा हुआ था। लिन फैंग पहले बिल्कुल अलग था। लिन फैंग डरपोक और कमजोर स्वभाव का माना जाता था, लेकिन उस पल लिन फैंग एक ताकतवर और अविचल जानवर जैसा लग रहा था। उसका स्वभाव उग्र और शक्तिशाली था। क्या सच में यही वह घटिया इंसान था जिसे वह जानता था? तुमने अभी मुझे किस नाम से पुकारा? लिन फैंग ने लिन यू से पूछा। लिन यू के होंठ हल्के से हिले, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वह अपने सामने खड़े व्यक्ति से इतना भयभीत था। एक कचरा, लिन फैंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। ठीक उसके बाद लिन यू को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक तीखी आवाज हवा में गूंज उठी। अचानक हवा के दबाव से उसका चेहरा जलने लगा। उसे बहुत दर्द हो रहा था। लिन फैंग ने उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारा था। तुम, लिन यू ने अपना चेहरा ढक लिया। उसके चेहरे की मांसपेशियां गुस्से से लाल हो रही थीं। लिन फैंग ने सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया था, लेकिन जब लिन यू ने देखा कि लिन फैंग अभी भी पहले की तरह शांत भाव से उसे घूर रहा है, तो उसने अपने मन की बात दबा ली और एक शब्द भी नहीं बोला। अगली बार जब तुम कुछ कहना चाहो तो सोच समझकर बोलो। याद रखो कि तुम्हारा और मेरा क्या रुतबा है, लिन फैंग ने ठंडे लहजे में कहा। इसके बाद उसने लिन यू पर ध्यान देना बंद कर दिया और उसे अनदेखा कर दिया। वह लिन यू के पीछे से गुजरकर वेन शान के पास चला गया। तुम क्या करने वाले हो? वेन शान ने सतर्क रहते हुए और लिन फैंग को चिंता से देखते हुए पूछा। उस आदमी ने गूसोन को खिड़की से बाहर फेंक दिया था। वह न केवल ताकतवर था बल्कि साहसी भी था। क्या तुम डरे हुए हो? लिन फैंग ने चिढ़ाते हुए पूछा। वेन शान कुछ बोलना चाहता था, लेकिन कुछ कहने से पहले ही रुक गया। अचानक लिन फैंग के शरीर से बर्फीली ठंडी जानलेवा भावना निकली, जिससे वेन शान का सिर सुन्न हो गया। उसने डर को निगलते हुए जमीन की ओर देखा। ठीक लिन यू की तरह उसका चेहरा लाल हो गया और उसमें पलटवार करने का साहस नहीं बचा। उद्धरण चिन्ह ... मैं कचरे का टुकड़ा हूं। लिन फैंग के शरीर से निकली निर्मम जानलेवा भावना गायब हो गई थी। फिर लिन फैंग मुड़कर बाहर की ओर चल पड़ा। किसी ने भी उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। शर्मिंदगी से वेन शान का राह उठा। उसने शराब का गिलास इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि वह उसके हाथ में ही टूट गया। भले ही लिन फैंग ने उसे छुआ तक नहीं था, लेकिन जिस तरह से लिन फैंग ने उसे सहमने पर मजबूर किया था, उससे उसे बेहद शर्मिंदगी और अपमान महसूस हुआ। उसने सोचा था कि लिन फैंग को उनके साथ बैठने का कोई हक नहीं है, लेकिन लिन फैंग के साथ हुई बहस के दौरान उसने एक उंगली भी हिलाने की हिम्मत नहीं की, यहाँ तक कि लिन फैंग को उसे छूने की भी जरूरत नहीं पड़ी। शराब का गिलास और उसका आत्मसम्मान दोनों ही चकनाचूर हो गए थे। उस समय लिन यू की मानसिक स्थिति वेन शान से कुछ बेहतर नहीं थी। उसे अभी भी अपने चेहरे पर लिन फैंग के हाथ का निशान महसूस हो रहा था। आखिर वह इतना उदास क्यों था? लिन फैंग के सामने खड़े होकर उसने उसे थप्पड़ का विरोध करने की हिम्मत तक खो दी थी। मेज पर बैठे बाकी सभी लोग चुप रहे। वे सब लिन परिवार के उस निकम्मे को अपमानित करना चाहते थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह उन्हें इस तरह अपमानित कर देगा। ये युवा साधक खुद को यांगझोउ शहर के सर्वश्रेष्ठ कनिष्ठ बताते थे। एक को लिन फैंग ने घायल करके खिड़की से बाहर फेंक दिया था, दूसरे को थप्पड़ मारा था और तीसरा इतना डर गया था कि उसने खुद को निकम्मा कह दिया था। क्या लिन फैंग को वाकई उनके साथ बैठने का कोई अधिकार नहीं था? कियू लेन की आंखें चमक रही थीं। वह समूह की सबसे शक्तिशाली साधिका थी। वह पहले ही लिंगची स्तर तक पहुंच चुकी थी। लिन फैंग अभी भी वही खड़ा था और कियू लेन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि लिन फैंग में एक ऐसी स्वाभाविक आभा थी जो लोगों को अपनी हीनता पर शर्मिंदगी महसूस कराती थी। लिन फैंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि उस दिन रेस्तरां में उसकी मौजूदगी से ये सब लोग उसके बारे में इतना सोचेंगे। वह अब और अपमानित, बेइज्जत और नीचा कहलाना नहीं चाहता था।
ताकतवर खानदानों के वे शिष्य खुद को आम लोगों से ऊपर समझते थे। लिन फेंग उनके बदसूरत और घिनौने चेहरों को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने उन्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाया था। कियान ली जू धीरे धीरे विसल विंड रेस्टोरेंट के पास से गुजरी, जबकि गु सोंग दूर जाते हुए लिन फेंग की परछाई को देख रहा था। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह लिन परिवार के उस निकम्मे से किसी भी कीमत पर बदला लेने की योजना बना रहा है। इस अध्याय को प्रायोजित करने के लिए ग्राहम बी, पैट्रिक एन और लिकी को विशेष धन्यवाद। मेरी किताब के प्रकाशन के दिन के 3 अध्याय पूरे हो चुके हैं और 2 अध्याय जल्द ही प्रकाशित होने वाले हैं। मैंने हाल ही में इस साइट पर वेब विज्ञापन जोड़े हैं, लेकिन मैं अभी नया हूं। अगर आपको कोई अनुचित सामग्री दिखे तो कृपया मुझे तुरंत बताएं। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग नग्न महिलाओं की तस्वीरों पर तुरंत क्लिक करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ लोग पहले मुझे बता देंगे। आनंद ले ज़ोक्सो। जब कियान ली जू ने लिन कबीले के क्षेत्र में प्रवेश किया तो इसने लिन कबीले के अधिकांश सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया। लिन फेंग वापस आ गया है। मुझे आश्चर्य है कि अब वह किस स्तर की साधना कर रहा होगा। हे, वो वापस तो आ गया, लेकिन एक ही संभावना है, वार्षिक सभा में उसे अपने पिता और खुद को शर्मिंदा करना पड़ेगा। कुल के उच्च सदस्यों के बेटे बेटियां अब बेहद शक्तिशाली हो गए हैं। भले ही लिन फेंग 7वीं ची परत तक पहुंच गया हो, फिर भी वो बहुत कमजोर है। जी हाँ, बिल्कुल, वो निकम्मा लिन यून को हरा सकता था, लेकिन लिन कबीले के प्रतिभाशाली साधकों के सामने लिन यून क्या था। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं उसके संप्रदाय में छिप जाता और कभी बाहर नहीं आता। कुल के कई सदस्य ये बातें दबे स्वर में आपस में कह रहे थे क्योंकि वे कुल के मुखिया को नाराज नहीं करना चाहते थे। कुल के अधिकांश सदस्य चुपके से लिन फेंग का उपहास कर रहे थे। भले ही लिन फेंग को कुल के युवा मुखिया का दर्जा प्राप्त था, फिर भी वह एक निकम्मा ही था। उस समय तक लिन फेंग मुख्य आवासीय क्वार्टर में पहुंच चुका था। यह बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन मजबूत और साफ सुथरा था। यहाँ केवल उसके पिता और उसे ही रहने की अनुमति थी। लिन हाई के कमरे में पहुंचकर लिन फेंग ने कहा, पिताजी। उसने देखा कि उसके पिता बैठे हुए थे और चित्रकारी करते हुए प्रतीत हो रहे थे। छोटे फेंग, तुम वापस आ गए, लिन हाई ने सिर उठाते हुए कहा। उसने अपनी बनाई हुई तस्वीर को एक तरफ रख दिया और लिन फेंग को देखकर प्यार से मुस्कुराया। जी हाँ, वार्षिक सम्मेलन 7 दिनों में होगा। मैं अन्य संप्रदायों में भेजे गए बाकी शिष्यों के साथ सम्मेलन में शामिल होने के लिए वापस आया हूँ। लिन फेंग ने अपने पिता द्वारा एक तरफ रखी पेंटिंग पर सरसरी नजर डाली। पिछली यादों में लिन फेंग को पता था कि लिन हाई को शांति का भाव पसंद था। यह उनकी चित्रकला के प्रति लगन से जुड़ा हुआ प्रतीत होता था। पेंटिंग करते समय उन्हें कोई भी बाधा पसंद नहीं थी। हालांकि लिन फेंग ने लिन हाई की कोई भी पेंटिंग कभी नहीं देखी थी। छोटे फेंग, तुम्हें वार्षिक बैठक में शामिल नहीं होना चाहिए। उन्हें अकेले ही आपस में झगड़ने दो, लिन हाई ने सिर हिलाते हुए कहा। पिताजी, ऐसा क्यों है? हे, इस साल की वार्षिक सभा में वे सब हमें अपमानित होते देखने के लिए बेताब हैं। मुझे उनकी परवाह नहीं, लेकिन तुम सावधान रहना, नन्हे फेंग, लिन हाई ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हाल के दिनों में लिन कबीले में काफी बदलाव आ चुके थे और अब वहां शांति और सुकून नहीं था। उसके दोनों भाई, कुछ चचेरे भाई और यहाँ तक कि कुछ बड़े बुजुर्ग भी उसे कबीले के मुखिया पद से हटाने की योजना बनाने लगे थे। चिंता मत करो पिताजी, मैं ठीक हूँ, लिन फेंग ने सिर हिलाते हुए कहा। वह पहले ही 9वें स्तर को पार कर चुका था और अगर वार्षिक सम्मेलन के दौरान कुछ शक्तिशाली लोग उसे चुनौती देकर अपमानित करना चाहें तो लिन फेंग उन्हें करारा जवाब देने में सक्षम था। लिंगची स्तर से नीचे उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। लिन हाई अपने बेटे की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह गया और लिन फेंग की आंखों में गहराई से देखने लगा। लिन फेंग के आत्मविश्वास को देखकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हाँ, अगर मेरा बेटा जाना चाहता है तो वो जाएगा। हम वार्षिक बैठक में जाएंगे और उन्हें पता चलेगा कि मुझे पद छोड़ने के लिए मनाना आसान काम नहीं है। लेकिन नन्हे फेंग, तुम्हें वार्षिक सभा के दौरान वाकई सावधान रहना होगा। मैंने सुना है कि लिन कियान लिंगची स्तर तक पहुंच चुकी है। उसे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि उसके पिता को बड़ों की सभा में अपमानित होना पड़े। यह अफवाह नहीं है, वह पहले ही लिंगची स्तर तक पहुंच चुकी है, लेकिन मैं उसे आसानी से मुझे नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा, लिन फेंग ने कहा, जिसकी आंखों से ठंडी जानलेवा भावना झलक रही थी। लिन कियान यून हाई संप्रदाय में इसलिए गई थी क्योंकि वह उसे मारना चाहती थी। यून हाई संप्रदाय छोड़ने से पहले उसने उसे धमकी भी दी थी कि अगर वार्षिक सम्मेलन में उनकी मुलाकात दोबारा हुई तो वह उसे मार डालेगी। वह देखने जा रहा था कि लिन कियान उस आयोजन के दौरान उसके खिलाफ क्या करने की योजना बना रही है। पिताजी, मैं पहले अभ्यास करने जा रहा हूँ, वार्षिक सम्मेलन के दिन आकर मुझे ले जाना, लिन फेंग ने जाते हुए कहा। हालांकि लिन फेंग कमजोर नहीं था, लेकिन लिन कियान के पास बर्फ और अग्नि की सार्वभौमिक शक्ति थी जिससे निपटना आसान नहीं था। उसके लिए बेहतर यही था कि वह अपने पास बचे थोड़े समय में जितनी हो सके उतनी शक्ति प्राप्त कर ले। थोड़ी सी शक्ति भी उसकी जान बचा सकती थी। उस समय लिन कबीले के रिहायशी इलाके के बाहर एक घोड़ा सर पर दौड़ रहा था। उसके शरीर के चारों ओर आग की लपटों का बवंडर उठ रहा था। लिन कियान एक अग्नि घोड़े पर सवार थी। उसने धधकते लाल रंग के वस्त्र पहने थे जो उसके घोड़े के रंग से मेल खाते थे और उसे एक अत्यंत धनी कुलीन महिला का रूप दे रहे थे। उस समय उसकी भव्य मुद्रा को देखकर कोई भी उसके खिलाफ एक शब्द भी बुरा नहीं कह सकता था। वह एक रानी की तरह थी जो तुच्छ जनता को तिरस्कार भरी निगाहों से देख रही हो। महामहिम, प्रवेश द्वार के रक्षक ने आदरपूर्वक उनसे कहा। वे सभी लिन फेंग की तुलना में उनका कहीं अधिक सम्मान करते थे। वे लिन कियान की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं करते थे। उनके स्वभाव ने उन्हें अपने से कमतर महसूस कराया। वे जानते थे कि अंततः वह कुल में एक उच्च पद प्राप्त करेगी। लिन कियान ने इधर उधर देखे बिना ही तुरंत लिन कबीले के आवासीय क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। वह बेहद अभिमानी लग रही थी, मानो सचमुच खुद को राजपरिवार की सदस्य मानती हो।
उसके पीछे पीछे हाओ युए संप्रदाय के वस्त्र पहने दो लोग चल रहे थे और वे भी जल्दी से उसके पीछे लिन कबीले के क्वार्टर में चले गए। महारानी पहले जैसी बिल्कुल नहीं दिखती, वह मेरी यादों से कहीं अधिक सुंदर और शालीन दिखती हैं। लिन कियान की लिन कुल में कोई बराबरी नहीं है। लिन कुल के एक द्वारपाल ने उन्हें अंदर जाते हुए देखकर कहा। बेशक उसने लिंगची स्तर को पार कर लिया है, वह बेहद बलवान और खूबसूरत है। और महारानी लिन कियान तो सिर्फ 16 साल की है, उसका भविष्य उज्ज्वल है। वह उस निकम्मे से कहीं बेहतर है जो खुद को युवा स्वामी कहता है। उसके सभी दोस्त भी बेहद बलवान दिखते हैं, वे जरूर युए हाओ संप्रदाय के कुलीन होंगे, दूसरे रक्षक ने कहा। उनकी नजर में लिन फैंग और लिन कियान में कोई समानता नहीं थी, वे अतुलनीय थे। एक युए हाओ संप्रदाय में थी और उसका दर्जा राजघराने के बराबर था, जबकि दूसरी का दर्जा उनके जूतों की धूल से भी नीचे था। उनके मन में कोई संदेह नहीं था, लिन फैंग के पास जीवन भर उसे एक तुच्छ किसान की तरह देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लिन कियान और हाओ युए संप्रदाय के दो शिष्य पलक झपकते ही आवासीय क्वार्टर में पहुंच गए। उनकी गति इतनी तेज थी कि उनके पीछे हवा का एक झोंका सा आ गया। लोग लिन फैंग के आने के समय से कहीं अधिक उत्तेजित थे। सभी कुल सदस्य मक्खियों की तरह अपने भावी नेता के चारों ओर जमा होने लगे। कुछ कुल सदस्य और यहाँ तक कि कुछ बुजुर्ग भी लिन बादाओ के घर के बगीचे की ओर उन्हें सम्मान देने के लिए बढ़ रहे थे। लिन कियान का भविष्य उज्ज्वल था, अवसरों से भरा हुआ, जो लिन कुल के सभी सदस्यों के लिए संभव नहीं था। इसीलिए लिन कुल के कई लोग लिन बादाओ को कुल में उच्च पद दिलाने में मदद करने को तैयार थे। इस तरह लिन कियान को अधिक शक्ति प्राप्त होती, वह कुल का गौरव बनती। लिन बादाओ की मदद करने वाले ये सभी लोग भविष्य में उनकी बेटी का भी स्नेह प्राप्त करते। उनकी भावी संभावनाओं को देखते हुए वे लिन बादाओ के सामने विनम्रता दिखाने के लिए बाध्य थे। लिन कियान के रिहायशी इलाके की तुलना में लिन फैंग का इलाका वीरान और सुनसान लग रहा था। फिर भी लिन कियान ने लिन फैंग से किया वादा नहीं भूला था। उसने लिन फैंग के घर की ओर जानलेवा इरादे से देखा, उसकी निगाहें तलवार की तरह तेज थीं। इस बार मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी, लिन कियान ने निर्मम मुस्कान के साथ लिन फैंग को घूरते हुए कहा। 2 दिन बाद लिन बादाओ का सबसे बड़ा बेटा लिन होंग भी अपने कुल में लौट आया। लिन होंग जुयंग नामक एक पहाड़ी गांव में अध्ययन कर रहा था। जुयंग पहाड़ी गांव कोई संप्रदाय नहीं था, लेकिन उसकी शक्ति किसी बड़े संप्रदाय से कम नहीं थी। जुयू देश में उसकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी। इसके अलावा जुयंग पहाड़ी गांव केवल उन्हीं साधकों को प्रवेश देता था जिनके पास बर्फ और हिम की आत्माएं होती थीं। लिन होंग ने पिछली बार की तुलना में अपनी साधना में अभूतपूर्व सुधार किया था। वह 9वें स्तर तक पहुंच चुका था। एक और छोटा कदम उसे लिंगची स्तर तक पहुंचा देगा। युवा पीढ़ी में इतनी प्रतिभा पाकर पूरा लिन वंश रोमांचित था। ऐसा लग रहा था मानो वंश का पूरा भविष्य लिन बादाओ के पूर्ण प्रभुत्व में था। लिन होंग के अलावा युवा पीढ़ी के कई अन्य सदस्य भी लौट रहे थे, जो कुल की विभिन्न शाखाओं से संबंधित थे। वार्षिक सम्मेलन नजदीक आता जा रहा था। लिन बादाओ के घर पर आगंतुकों का तांता लगा रहता था और उनका आंगन किसी बाजार की तरह चहल पहल से भरा रहता था। ऐसा लगता था मानो वे लिन कुल के मुखिया बन चुके हों। स्थिति इतनी गंभीर थी कि कुल के असली मुखिया लिन हाई के घर के आसपास बिल्कुल सन्नाटा पसरा रहता था। उनके निवास के आसपास का इलाका अत्यंत सुनसान था। किसी ने भी लिन बादाओ की तरह उन्हें सम्मान देने की जहमत नहीं उठाई थी। अंततः वार्षिक सम्मेलन शुरू होने वाला था। लिन कुल के सभी सदस्य बेहद उत्साहित थे। वे उत्सुक थे कि कुल से दूर रहकर अभ्यास करने वाले कुल के कनिष्ठ सदस्यों ने किस स्तर तक प्रगति की है। शिष्यों को कमजोर, औसत और मजबूत समूहों में बांटा जाएगा। कई लोग सोच रहे थे कि कुल में उनके बेटे बेटियां किस स्थान पर होंगे, और सभी मन ही मन आशा कर रहे थे कि उनकी संतानें सबसे मजबूत रैंक में हों, जिससे कुल में उनका उज्जवल भविष्य सुनिश्चित हो सके। वे ये भी सोच रहे थे कि क्या कोई नए प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और युवा पीढ़ी में अपनी अलग पहचान बनाएंगे। इस आयोजन के दौरान सभी परिणाम सार्वजनिक रूप से घोषित किए जाएंगे। किसी भी कबीले के लिए वार्षिक बैठक सबसे उत्सवपूर्ण और आनंदमय दिनों में से एक होती थी, क्योंकि यह कबीले के भविष्य की संभावनाओं को दर्शाती थी। युवा पीढ़ी में मौजूद प्रतिभा कबीले को भविष्य में और अधिक प्रतिष्ठा और गौरव प्रदान करेगी। 3 महीने पहले कुछ लोग लिन हाई के पदत्याग की कामना कर रहे थे, लेकिन लिन हाई इतना शक्तिशाली था कि वह भयभीत करने वाला और डराने वाला था। लेकिन वार्षिक सभा के दौरान उनमें साल के किसी भी अन्य समय की तुलना में अधिक साहस होगा। लिन कियान ये साबित करेगा कि कुल का भविष्य लिन बादाओ के साथ है। लिन कुल के कुछ सदस्यों के अन्य कुलों के मित्र भी इस आयोजन को देखने आए थे। लिन फैंग अपने कमरे से बाहर आया और अपनी बाहों को फैलाते हुए बोला। उसने गहरी सांस ली और आसमान में सूरज की रोशनी का आनंद लिया। लिन फैंग को नहीं लगा था कि आज का दिन पिछले दिनों से अलग है। कुल प्रमुख का पद, लिन फैंग को इसकी परवाह नहीं थी। वह तो साधना के मार्ग पर सर्वोच्च शिखर की तलाश में था। केवल सबसे बलवान ही दूसरों का ध्यान आकर्षित कर सकता है। कुल प्रमुख तो बस एक नामात्र का नाम था। अगर कोई इतना बलवान और शक्तिशाली हो तो कोई उसका विरोध नहीं कर सकता। भला कौन अवज्ञा करने की हिम्मत करेगा। लिन फैंग को यह भी पता था कि उसके पिता को भी ऐसी बातों की परवाह नहीं थी। लिन हाई सत्ता और प्रभाव के प्रति ज्यादा आकर्षित नहीं थे, अन्यथा ऐसी घटनाओं के बाद वे इतने शांत और स्थिर न होते। अगर लिन परिवार कोई बड़ा आयोजन न करता तो वे शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से सामने आते। उनके सार्वजनिक रूप से सामने आने पर ही दूसरों को उनकी आलोचना करने और उन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर करने का मौका मिलता। छोटे फैंग, तुम्हारा अभ्यास पूरा हो चुका है, लिन हाई ने लिन फैंग की ओर बढ़ते हुए कहा। वह उसे ध्यान से जगाने के इरादे से आया था। लिन फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ चल दर। वे दोनों वार्षिक सम्मेलन के लिए एक साथ रवाना हुए। लिन कुल की वार्षिक सभा में लोगों की भारी भीड़ थी। सभी लोग समय से बहुत पहले ही पहुंच चुके थे और आने वाले कार्यक्रमों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब लिन फैंग और लिन हाई वार्षिक सभा में पहुंचे तो कई लोगों ने उन्हें घूर कर देखा।
हर किसी के चेहरे पर अलग अलग भाव थे, लेकिन अधिकतर लोगों के चेहरे पर उपहास या तिरस्कार का भाव था। ये लिन फेंग है। कई लोग लिन फेंग को ठंडी निगाहों से देख रहे थे। इनमें से कुछ चेहरों को आसानी से पहचाना जा सकता था, जिनमें लिन हेंग का चेहरा भी शामिल था, जिसकी साधना लिन फेंग ने बुरी तरह से नष्ट कर दी थी। साथ ही लिन युन, लिन कियान, लिन यू और निश्चित रूप से लिन फेंग के तीसरे चाचा लिन हाओरान भी थे। लिन हाओरान के दो बेटे थे, लिन यून, जिसे लिन फेंग ने अपमानित किया था, और लिन हेंग, जिसकी साधना लिन फेंग ने नष्ट कर दी थी। कुल मिलाकर ये कहना आसान था कि लिन कुल में लिन फेंग से सबसे ज्यादा नफरत कौन करता था। लिन हाओरान ने लिन हेंग को छुपाकर सबकी नजरों से दूर रखा ताकि उसकी बेइज्जती न हो। वह नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि लिन हेंग और लिन फेंग के बीच क्या हुआ था। साथ ही वह ये भी नहीं चाहता था कि लिन फेंग के पिता को इस बात का गर्व हो कि लिन फेंग को अपाहिज करने की उसकी योजना नाकाम हो गई और कबीले में लिन हाओरान की इज्जत मिट्टी में मिल गई।